नमस्कार दोस्तों, आज से आपकी मांग पर यूपीएससी सीसेट कॉम्प्रिहेंशन की एक नई सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसमें हम लाइव 2020 से लेकर 2024 तक कॉम्प्रिहेंशन के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप थीम देख सकते हैं, शीर्षक है फेलियर से 90 प्लस मार्क्स। दरअसल मेरे अपने पहले अटेम्प्ट में मेरे जो मार्क्स थे सीसेट में वो लेस देन 60 थे, लेकिन उसके बाद लगातार 3 अटेम्प्ट में जो कि हैं 2021, 22 और 23 में मेरा जो स्कोर है वो लगभग 90 मार्क्स है। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी तरह पहले अटेम्प्ट में सीसेट में असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, आप सीधे पहले अटेम्प्ट से 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकें। यही इस क्लास का उद्देश्य है। आई एम श्योर कि जब आप क्लास देखेंगे पूरी, ना सिर्फ आपका सीसेट कॉम्प्रिहेंशन अपितु GS1 मेंस ऐसे में भी आपको इस सेशन से मदद मिलेगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं, आप जिससे पढ़ रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरा नाम है ललित गोयल। 3 बार मैंने यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, उसके साथ 2 बार बिहार पीसीएस प्रीलिम्स, 2 बार यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, 3 बार हरियाणा पीसीएस प्रीलिम्स। इसके साथ साथ मैं यूजीसी नेट जेआरएफ इन हिंदी लिटरेचर में क्वालिफाइड हूँ। रिसेंटली अभी मैंने हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के लिए इंटरव्यू भी दिया था। आप देख सकते हैं मेरी मार्कशीट, ये मेरी 2021, 22 और 23 की मार्कशीट है। अगर आप गौर करेंगे तो जीएस के मार्क्स के साथ साथ आप सीसेट के मार्क्स पर गौर करें एक बार। 2023 में शायद सीसेट सबसे टफ पेपर था सीसेट का, उसमें मेरे मार्क्स लगभग 90 हैं। 2022 में भी 89.44, इसके अलावा 2021 में भी 90 मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ही मैथ्स और इंग्लिश में बहुत सही था पढ़ने में, इसलिए मैंने अपने 12th की मार्कशीट भी यहाँ ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं इंग्लिश में मेरी 46 मार्क्स हैं, मैथ्स में मेरे 49 मार्क्स हैं। किसी तरह एग्जामिनर ने दया करके मुझे पास किया है। लेकिन क्योंकि ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी माध्यम में जो प्रीलिम्स है, विशेषकर सीसेट, एक बहुत बड़ी चुनौती है। हर साल सिर्फ 500, 600, 700 बच्चे ही प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई कर पाते हैं, जिसका बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं सीसेट है। अक्सर बच्चों के मन में डर रहता है कि हम मैथ्स में कमजोर हैं, इंग्लिश में कमजोर हैं, इस कारण हमारा सीसेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। सो ये मार्कशीट आपको प्रूव करती है कि अगर आप मैथ्स और इंग्लिश में साधारण भी हैं तो भी आप सीसेट को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास सही मार्गदर्शन हो, एक सही स्ट्रेटजी हो। ये देखिए, ये वो मार्कशीट है 2020 की। ये मेरी एकमात्र ऐसी मार्कशीट है जिसमें मैं प्रीलिम्स में फेल हुआ था। अब तक मैंने 10 से अधिक प्रीलिम्स दिए हैं, जिसमें ये एकमात्र मार्कशीट है जहां मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया था। आप देख सकते हैं सीसेट में यहाँ मेरे मार्क्स हैं 59। तो लगभग मेरा जो इंप्रूवमेंट है सीसेट में वो 30 मार्क्स है, वो भी कंसिस्टेंट। आई होप आप इससे मोटिवेशन जरूर लेंगे। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के दोनों टॉपर रैंक 1 और रैंक 20 अनुज अग्निहोत्री और रविराज दोनों अनअकैडमी से हैं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इसके साथ इस 21 अप्रैल सिविल सर्विसेज डे को हम आपके लिए लेकर आए हैं शिखर 2026, एक कदम तैयारी का, एक कदम जिम्मेदारी का। सो इस सिविल सर्विसेज डे पर हमारे साथ जुड़ना न भूलें, जहां आपको मिलेगा टॉप एजुकेटर से सही डायरेक्शन, जहां आपको मिलेगा IAS बनने का सही रास्ता। सो अपनी तैयारी की शुरुआत करें और 21 अप्रैल शाम 5:30 बजे लेट्स क्रैक यूपीएससी CSC हिंदी पर जुड़ना न भूलें। आप देख सकते हैं हमारे कोर्सेज अनअकैडमी के साथ आप अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे देखिए, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, GS CSET की टेस्ट सीरीज, साथ में आपको सभी बैच और कोर्सेज का एक्सेस, इसके साथ ही आपकी मेंस टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस, और यह सब कुछ 222999 में, वो भी 12 मंथ के ड्यूरेशन के साथ। सो अभी सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ आप हिंदी या फिर इंग्लिश के लिए अलग अलग बैच में एनरोल हो सकते हैं, जैसे कि प्रारंभ, नींव या फिर आगाज। सो अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम पैसेज की ओर लौटते हैं। तो ये रहा पहला पैसेज आपकी स्क्रीन पर। आप देख सकते हैं
छोटा पैसेज है। एक क्वेश्चन और, आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि 2020 से ही क्यों, हमने पैसेज की शुरुआत 2020 से ही क्यों की है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 2020 से पहले जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस थे उनका नेचर बिल्कुल अलग था। 2020 के बाद यूपीएससी कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा टफ हुआ था, पैटर्न में थोड़ा बदलाव हुआ था। 2020 से पहले क्या था कि एक पैसेज होता है, उसमें आपके कम से कम 3 या 4 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेकिन 2020 से यूपीएससी ने क्या करा कि एक पैसेज एक क्वेश्चन, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो गया। सो एक बार आप कोशिश कीजिए कि आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो थोड़ी फास्ट हो। बाकी पैसेज को किस तरह डील करना है ये हम हर एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे। सो पहला पैसेज आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहें तो पॉज कर वीडियो को देख सकते हैं और सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, पैसेज कैसे सॉल्व करें, इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला कि आप जो पैसेज है, गद्यांश है, उसको पढ़ें, उसके बाद ऑप्शंस की ओर जाएं। दूसरा तरीका यह भी है कि आप पहले ऑप्शंस पढ़ें फिर गद्यांश पढ़ें। आप दोनों में से कोई भी तरीका चूज कर सकते हैं। हम दोनों ही मेथड के थ्रू आपको सॉल्व करवाएंगे। पर हमारी कोशिश है कि हम पारंपरिक मेथड से आगे बढ़ते हुए जो नया मेथड है उसकी ओर जाएं। ठीक है, सो अब आपने पैसेज पढ़ लिया होगा। चलिए एक बार पैसेज पढ़ते हैं कि भारत में पिछले दशक अथवा उसके आसपास श्रमिक कृषि से हट रहे हैं, परंतु वे केवल निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में, जो कि स्पष्टतः बेहतर रोजगार अवसर नहीं है, जा रहे हैं। इसका मतलब जब कभी भी आप पैसेज पढ़ें आपके दिमाग में एक बिंब बनना चाहिए, मतलब एक इमेज बननी चाहिए कि पैसेज क्या कह रहा है। आप पैसेज को इस तरह पढ़ें कि आपको प्रेस की राइटिंग लिखनी है, आपको उसका सारांश 1/3 शब्दों में लिखना है। सो आप पैसेज पढ़ते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें। सो जब मैंने यहां तक पढ़ा तो मेरे दिमाग में क्या बिंब बना, हिंदी में कहावत है, इधर कुआं उधर खाई। सो हम देख रहे हैं कि श्रमिक कृषि से हट रहे हैं, परंतु वे निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण की ओर, जो कि बेहतर रोजगार अवसर नहीं है, उसमें जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह उस उक्ति को सिद्ध करती है जिसमें मैंने कहा था कि इधर कुआं उधर खाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवाएं, जहां श्रम की प्रवृत्ति अधिक उत्पादनकारी होती है, अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न नहीं कर पा रही जिनकी देश को आवश्यकता है। भारत को अगले दशक में लगभग 24 मिलियन नौकरियों की आवश्यकता होगी। नया सेक्टर ई व्यापार रोजगार के अंतर को अधिक से अधिक आधा ही भर पाएगा। अब आपको पता है, कभी कभी आपने एक टर्म सुनी होगी, जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन वृद्धि। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है कि सर्विस सेक्टर जीडीपी के 50% से अधिक कंट्रीब्यूशन करता है, लेकिन जहां बात आती है श्रम की, वहां शायद वो तुलनात्मक रूप से उतना योगदान नहीं दे पाता है। इसी कारण बेरोजगारी की समस्या थोड़ी बढ़ रही है। सो यहां साफ लिख रहा है कि अतिरिक्त रोजगार अवसर उत्पन्न नहीं कर रही है सेवाएं। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन कहता है कि केवल वे सेक्टर जो घरेलू मांग को बढ़ावा देते हैं, जैसे स्वास्थ्य तथा शिक्षा, शेष आधे भाग को सुगमतापूर्वक भर सकते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा, आपको पता है कि स्वास्थ्य और शिक्षा सोशल सेक्टर हैं। कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, 2020 के बाद विशेषकर आपको सीधे सीधे आंसर नहीं मिलेगा। अब वो जमाना चला गया जहां पर क्वेश्चन आपको सीधे सीधे पैसेज में मिल जाता है। अब थोड़े क्वेश्चन नए टाइप के आ रहे हैं। एक बार देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस कह रहे हैं, परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण निहितार्थ है? पहला, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में श्रमिकों का प्रवासन कम करने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन में कहीं भी ग्रामीण से शहरी क्षेत्र का जिक्र नहीं है। क्वेश्चन में जो प्रवास का जिक्र है वो कृषि से गैर कृषि क्षेत्र में है। ठीक है, सो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कहता है कि निर्माण तथा गैर पंजीकृत विनिर्माण में कार्य करने की स्थितियों में सुधार लाना चाहिए। कार्य करने की स्थितियों में सुधार लाना चाहिए। नो डाउट कि पैसेज में इस बात का जिक्र है कि जो विनिर्माण और निर्माण वाले जो क्षेत्र हैं वहां बेहतर रोजगार अवसर नहीं है, लेकिन यहां कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वहां पर कार्य करने की स्थितियां खराब हैं। ठीक है, और ना ही क्वेश्चन इस बात की ओर इशारा करता है कि उन स्थितियों में सुधार लाने की आवश्यकता है। सो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, सेवा सेक्टर बेरोजगारी की समस्या को कम करता रहा है। हिंदी में एक शब्द है विरोधाभास। सो ये शब्द इसके लिए सटीक बैठता है, क्योंकि जो पैसेज का जो मूल भाव है वो इससे बिल्कुल उलट है। पैसेज कह रहा है कि सेवा सेक्टर आपकी जो बढ़ती हुई श्रम की मांग को पूरा करने में असमर्थ है।
ठीक है। सो बेरोजगारी की समस्या को कम नहीं कर रहा है सेवा सेक्टर, यही सबसे बड़ी विडंबना है। चौथा सेक्टर कह रहा है कि बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सामाजिक क्षेत्र में खर्च का बढ़ना आवश्यक है। अब आप देख सकते हैं यहां पर डायरेक्टली कहीं पर भी सामाजिक क्षेत्र नहीं लिखा पड़ा, लेकिन अगर आप जानते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा सामाजिक क्षेत्र के ही भाग हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चन में आपके पास जीएस की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में निजता के अधिकार पर, आप चाहें तो एक बार पॉज कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में निजता के अधिकार पर वर्तमान फोकस डिजिटल युग की कुछ नवीन वास्तविकताओं पर आधारित है। कुछ नवीन वास्तविकताओं, कोई भी अधिकार वास्तविक अधिकार तभी होता है यदि वह सभी स्थितियों में प्रभावी हो, सभी के लिए हो। अब एक अच्छे अधिकार के लिए लिटमस टेस्ट क्या हो सकता है, इसका जिक्र इन दो पंक्तियों में है। आप इनको चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए पंक्तियां मीन्स में भी काम आ सकती है। तो ये लिटमस टेस्ट है किसी भी अधिकार को परखने के लिए, जांचने के लिए। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का अपने शोषण के विरुद्ध सुरक्षा की वास्तविक उपलब्धता के बिना स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार अर्थहीन है, जो कि यह सुनिश्चित करे कि उसके इस अधिकार को गैर सरकारी शक्ति के प्रयोग से निष्फल न किया जा सके। अब आप जानते हैं कि अधिकांश जो फंडामेंटल राइट हैं वो हमें सरकार के विरुद्ध मिलते हैं, सरकार के निरंकुश व्यवहार से बचाने के लिए वो हमें मिलते हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे भी हैं जो हमें निजी क्षेत्र के विरुद्ध मिलते हैं। शोषण का विरुद्ध अधिकार उनमें से एक है। आप जानते हैं शोषण का विरुद्ध अधिकार, आपने शायद 23 और 24 में इसका जिक्र जरूर पढ़ा होगा पॉलिटी में। सो गैर सरकारी शक्ति के योग से निष्फल नहीं किया जा सके, इसलिए राज्य की भूमिका आधिकारिक स्वतंत्र अभिव्यक्ति में रुकावट पैदा करने से बचना मात्र ही नहीं है, अपितु यह भी सक्रिय रूप से सुनिश्चित करना है कि गैर सरकारी पक्षकार इसको अवरुद्ध करने में सक्षम ना हो। अब एक बार हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ये पैसेज 2020 का है। 2017 में केएस पुट्टास्वामी केस आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 21 के अधीन आपने राइट टू प्राइवेसी के बारे में पढ़ा होगा, तो उसी से ये आर्टिकल आपका इंस्पायर है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार पूर्व धारणाएं। सबसे पहली बात, कभी कभी क्या होता है, विशेषकर पूर्व धारणाएं वाले क्वेश्चंस में आपको आंसर सीधे सीधे पैसेज में नहीं मिलता है। विशेषकर पूर्व धारणा के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि इसमें आपको आंसर पैसेज में नहीं मिलता है। ये लेखक के अजम्पशंस के ऊपर आधारित है। आपको पैसेज को पढ़ने के बाद उसके मूल मंतव्य को समझना होगा, तभी आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप पैसेज को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और उसके आधार पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो आप पॉसिबिलिटी है कि आप गलत आंसर को टिक कर सकें। ठीक है, देखते हैं एक बार इसको। डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सके। डिजिटल समाज में राज्य के पास ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो इसकी समुचित भूमिका को सुनिश्चित कर सकें। बिल्कुल, अगर आपके पास ऐसी संस्थाएं नहीं होंगी तो फिर जो आपका राइट टू प्राइवेसी है उसको एनफोर्समेंट कैसा होगा। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है कि 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, लेकिन उसके लिए एक आपको निगरानी बॉडी भी चाहिए जो उसको रेगुलेट कर सके। सो उसके लिए हम लाए हैं डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। सो हमारे पास संस्थाएं होनी चाहिए जो उस मूल अधिकार को लागू कर सके जमीन पर। ठीक है, सो डिजिटल समाज में राज्य के पास संस्थाएं होनी चाहिए जो इसकी भूमिका को सुनिश्चित कर सकें। दूसरा कह रहा है कि राज्य को सुनिश्चित करना चाहिए कि गैर सरकारी पक्षकार नागरिकों की निजता के अधिकार का हनन न करे। क्वेश्चन में साफ साफ गैर सरकारी पक्षकार का भी जिक्र है। सो आपके निजता के विरुद्ध निजता का जो अधिकार है ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के विरुद्ध नहीं है, यह आपको जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनसे भी आपकी रक्षा करता है। तीसरा देखते हैं, डिजिटल अर्थव्यवस्था नागरिकों की निजता का हनन न करने के विचार से सुसंगत नहीं है। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो डिजिटल अर्थव्यवस्था और आपके निजता का जो अधिकार है उसमें विरोधाभास है, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों साथ साथ चल सकते हैं। सो आपका निजता का अधिकार और डिजिटल अर्थव्यवस्था साथ साथ चल सकते हैं। सो थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, तो आपका सही आंसर होगा 1 और 2। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जल के साथ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह नदियों एवं अन्य आर्द्र भूमियों से आता है, उनसे पृथक माना जाता है। यद्यपि जल का प्रयोग एक संसाधन या वस्तु के रूप में किया जाता है, लोक नीति सदैव
यह नहीं समझ पाती कि यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है। अतएव जल प्रणाली निर्माण के प्रयास जल की आपूर्ति में अभिवृद्धि के प्रयास हैं, न कि पारिस्थितिक प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत बनाने के। अब आपने शायद इन्वायरमेंट में वन वाटर अप्रोच के बारे में पढ़ा होगा कि जो सारा जल है उसको हम एक माने, जैसा कभी आपने पढ़ा होगा वन हेल्थ, इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा जरूर वन वाटर अप्रोच। सो क्वेश्चन की जो मेन थीम है वो भी यही है। एक बार दोबारा देखते हैं कि जल के साथ सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि यह नदियों एवं अन्य आर्द्रभूमियों से आता है, इसके बावजूद उससे पृथक माना जाता है। ठीक है, हम जल को अलग अलग टुकड़ों में बांट कर देखते हैं। यद्यपि जल का प्रयोग एक संसाधन के रूप में किया जाता है, यहाँ संसाधन का मतलब है उसके मॉनेटरी सेंस है कि जल को हम एक मौद्रिक वस्तु के रूप में देखते हैं, लेकिन लोक नीति सदैव यह नहीं समझ पाती कि यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है। अतएव जल प्रणाली निर्माण के प्रयास जल की आपूर्ति में अभिवृद्धि के प्रयास हैं, न कि पारिस्थितिक प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत बनाने के। वर्तमान में हमारा जो मेजर फोकस क्या है कि हम जल की आपूर्ति है उस पर ज्यादा फोकस करें। वर्तमान हमारा फोकस ये है, जबकि होना क्या चाहिए कि हम जो पारिस्थितिक प्रणाली की क्षमताओं को मजबूत बनाने पर ज्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो क्या है और क्या होना चाहिए में ऑथर ने एक विरोधाभास उत्पन्न किया है, हमारी वास्तविक जो स्थितियां हैं उसको दर्शाया है। एक बार आगे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। रामसर समझौते के अंतर्गत नदियों एवं अन्य आर्द्र भूमियों को संरक्षित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन में कहीं पर भी रामसर समझौते का जिक्र नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और आगे अभिवृद्धित किया जाना चाहिए। जो ऑथर है वो तो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जल प्रणालियों, हमारा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ जल प्रणालियों के आधुनिकीकरण तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें वन वाटर अप्रोच का ध्यान रखना चाहिए, जो पारिस्थितिकी प्रणाली है उनको सुदृढ़ करना चाहिए। ठीक है, सो ये तो जो पैसेज का मूल भाव है उससे बिल्कुल उलट है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि आपका आर्द्र भूमियों को जल के मुक्त स्रोत के रूप से कहीं अधिक प्रवृत्त करना चाहिए। एक बार आप चाहें तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं कि वेटलैंड्स नीड टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्सेज ऑफ वाटर। अब पैसेज में पहले ही लाइन देखेंगे कि ये जल जो है ये नदियों एवं अन्य आर्द्र भूमियों से आता है, लेकिन इसके बावजूद उससे पृथक माना जाता है। ये विडंबना को दर्शाता है। ठीक है, सो आर्द्र भूमियों को जल के मुक्त स्रोत के रूप से कहीं अधिक प्रवृत्त करना चाहिए। ये ऑप्शन अभी तक बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, लेकिन एक बार हम डी को भी देख लेते हैं। जल की आपूर्ति निःशुल्क नहीं होनी चाहिए ताकि इसके दुरुपयोग और अति उपयोग को रोका जा सके। पैसेज में कहीं भी शुल्क या निःशुल्क की बात नहीं हो रही। ठीक है, सो इन चारों को पढ़ने के बाद हमारा जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वह है आपका सी। पैसेज में मेरी जो अप्रोच रहती है कि सही आंसर तक पहुंचने के बजाय मैं जो गलत ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करता जाऊं, तो इससे आप ऑटोमेटिक सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। यकीन कीजिए ये स्ट्रेटजी आपके काफी काम आएगी। एक बार आगे चलते हैं, चलिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ पैसेजेस जो विशेषकर साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, उनकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो बहुत ही खराब होता है या फिर बहुत ही जटिल होता है। तो ऐसे में आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम इंग्लिश ट्रांसलेशन को एक बार सरसरी निगाहों से जरूर देख लेना। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी वर्ड को गलत समझ लें जिसके कारण आप पैसेज के मूल भाव को ही ना समझ पाएं। तो ऐसा ना हो, तो एक बार आप कम से कम सरसरी निगाहों से उस पैसेज को इंग्लिश में देख लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं। हमारे निवेश निर्णयों में सबसे महत्वपूर्ण होता है संपत्ति का विनिधान, और दुख की बात है कि हम में से अधिकांश इस निर्णय को उतना महत्व नहीं देते। अब संपत्ति का विनिधान का अंग्रेजी में अनुवाद क्या है? असेट एलोकेशन। ठीक है, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। हम अपने भविष्य की पूर्वानुमेयता तलाशने के लिए अड़िग हैं। हमारी सोच जोखिम भरी संपत्तियों में निवेश के लिए अत्यधिक चपल का मतलब होता है वॉलेटाइल एवं मूल्य क्षण के प्रति अभिमुखित है। सबसे पहले आपके दिमाग में बिंब बनना चाहिए, आपके दिमाग में इमेजेस जनरेट होनी चाहिए कि पैसेज क्या क्या कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। हम निवेश के अस्थिर प्रतिफल एवं नियंत्रण लोभ को भी पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं कि हमारे धन का निष्क्रिय अनुत्पादक रहना बेहतर है, पर वह सुरक्षित रहे। जो हमारा जो रिस्क न लेने की टेंडेंसी है, ऑथर उस पर चोट कर रहे हैं। जो औसत भारतीयों की रिस्क न लेने की टेंडेंसी है कि किस प्रकार हम अपने धन को अपने पास अपने तिजोरियों में सेफ रखना पसंद करते हैं, इंस्पाइट कि हम उसको बैंक
में जमा करें या फिर स्टॉक मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, उनमें इन्वेस्ट करें जहां वो थोड़ा रिटर्न दें, लेकिन उसके बजाय हम बहुत सेफ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, सो जो ऑथर है वो उसी पर चोट कर रहा है। परंतु ऑथर फिर आगे बताता है कि परंतु ऐसी कोई संपत्ति नहीं जो जोखिम मुक्त हो। मतलब अगर आप अपने पैसा को अपने पास रखेंगे, एक तो वो अनुत्पादक रहता है, दूसरा वो भी पूरी तरह सेफ नहीं है। ठीक है, परंतु ऐसी कोई संपत्ति नहीं है जो जोखिम मुक्त हो। हम अपने रोजगार खो सकते हैं, हमारे घर अपना मूल्य खो सकते हैं, हमारे बैंक दिवालिया हो सकते हैं, हमारे बॉन्ड भुगतान से चूक सकते हैं, सरकार गिर सकती है और हमारे मन मुताबिक चुनी हुई कंपनियों का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। पर हम यह मानकर जीवन नहीं जी सकते कि ये सभी चरम घटनाएं और वो भी सभी एक साथ घटित होने के लिए तैयार बैठी हैं। हम जानते हैं कि जोखिम के ये सभी चरम स्वरूप एक साथ प्रकट नहीं होंगे। अब ऑथर कह रहा है कि जोखिम हर चीज में है, हर चीज में जोखिम है, कोई भी चीज जोखिम से मुक्त नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जोखिम के सारे स्वरूप एक साथ प्रकट होंगे, एक साथ आपका बैंक भी लुट जाएगा, एक साथ आप रोजगार खो जाएंगे, एक साथ आपकी जो कंपनी है दिवाली हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। एक बार आप देखते हैं हम ऑप्शंस को। ऑप्शंस क्या कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक परिच्छेद के लेखक द्वारा दी गई सलाह को श्रेष्ठ रूप से निहित करता है। पहला, अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटें कि आपका जोखिम न्यूनीकृत हो सके। अब ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन अभी हमको पता नहीं है कि आगे के जो 3 स्टेटमेंट हैं वो क्या होंगे। सो इसको हम अभी वेट एंड वॉच के लिए मार्क कर देते हैं। इस सर्कल का मतलब है वेट एंड वॉच कि अभी हम अनिर्णय की स्थिति में हैं। आगे जब हम सारे ऑप्शंस पढ़ लेंगे तब हम दोबारा एक बार इसको देखेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। ठीक है, सो ये मेरा है वेट एंड वॉच। आगे देखते हैं बी, यदि आप धन कमाना चाहते हैं तो जोखिम उठाने वाला व्यवहार आपके व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक होना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है थोड़ा एक्सट्रीम है। पहली बात कि ऑथर कभी भी धन कमाने की बात नहीं कह रहा। दूसरा, ऑथर प्रमोट कर रहा है कि आप जोखिम उठाइए, लेकिन जोखिम के भी अपने नुकसान हैं। सो ऐसा नहीं हो कि आप जोखिम उठाने के चक्कर में अपनी सारी संपत्ति को बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दीजिए। सो ऐसा नहीं हो सकता, और ना ही इस बात की गारंटी है कि आपने जोखिम उठाया तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सो सेकंड स्टेटमेंट आपकी थोड़ी एक्सट्रीम है। थर्ड देखते हैं, निवेश करते समय एक ऐसे भरोसेमंद संपत्ति प्रबंधन संस्था की खोजिए जो आपके लिए आपके धन का ठीक प्रबंधन कर सके। पैसेज को पढ़ने से आपको लगेगा नहीं कि ऑथर किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भरता की बात कर रहा है। असेट मैनेजमेंट कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड पर आपकी निर्भरता का कहीं कोई संकेत नहीं है। ऑथर का मूल भाव मुझे लगता है कि अपो दीप भव, कि अपना दीपक खुद बनिए। ठीक है, सो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि आपको जानना चाहिए कि आपका धन का निवेश एक जोखिम भरा व्यवसाय है। हाँ, डी स्टेटमेंट आपकी काफी हद तक सही है। ऑथर का मूल भाव कहीं ना कहीं यह है कि आपको जानना चाहिए कि आपके धन का निवेश एक जोखिम भरा व्यवसाय है। अगर आप निवेश करेंगे तो भी जोखिम भरा है। अगर आप अपने धन को अपने पास अनुत्पादक पड़े रहना देंगे तो अभी जोखिम भरा है। लेकिन ऑथर इससे भी आगे की बात करता है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को दर्शाता है। डी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है, ए में उस प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी है। ए कहता है कि अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटें कि आपका जोखिम न्यूनीकृत हो सके, कम से कम हो सके। तो डी में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम है, ए में प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी है। और आप अधिकांश पैसेज में देखेंगे कि सही आंसर वो होता है जहां प्रॉब्लम के साथ साथ सॉल्यूशन भी उसमें दिया गया हो, अंतर्निहित होता है ये। ठीक है, आगे चलते हैं एक बार। अब ये साइंस एंड टेक का पैसेज है। अधिकांश केसेज में इसकी जो भाषा है वो काफी तकनीकी शब्दावलियों से, पारिभाषिक शब्दावलियों से भरी पड़ी है। सो ऐसे में एक बार इंग्लिश को भी देख लीजिएगा। है, चलते हैं देखते हैं। यद्यपि आजकल उगाई जाने वाली अधिकतर आनुवांशिकतः रूपांतरित फसलें एकल लक्षण के लिए आनुवांशिकतः अभिरचित हैं, भविष्य में फसलों का एक से अधिक लक्षणों के लिए आनुवांशिकतः अभिरचित होना सामान्य मानक होगा। दो स्थितियां हैं। आज की स्थिति क्या है कि जो आज अधिकतर जीएम फसल हैं वो एकल लक्षण के लिए अभिरचित हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा, भविष्य में एक से अधिक लक्षण के लिए जो अभिरचित होना एक सामान्य मानक होगा। जो आज असामान्य है वो कल भविष्य में सामान्य हो जाएगा। आगे, अतः कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसके नियमन को अकेले जीएम फसलों की वर्तमान पीढ़ी के प्रसंग में नहीं समझा जा सकता। वर्तमान पीढ़ी के प्रसंग में कहीं ना कहीं ऑथर सस्टेनेबल नियमन की बात कर रहा है। ठीक है, बल्कि विभिन्न पहलुओं को जिसमें सामाजिक आर्थिक प्रभाव सम्मिलित हैं ध्यान में रखते हुए एक व्यापक अवलोकन की आवश्यकता है ताकि नकारात्मक प्रभाव को न्यूनीकृत करते हुए प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग किया जा सके।
सो ऑथर कभी भी यह नहीं कह रहा कि आप जीएम फसलों का उपयोग ना करें। नो डाउट कि जीएम फसलों के कुछ नुकसान भी हैं, फायदे भी हैं। ऑथर का मूल मंतव्य है कि आप जीएम फसलों के नुकसान को कम से कम करते हुए उसका यूज कीजिए। ठीक है। उन किस्मों के विकास में जो जलवायु परिवर्तन के प्रशमन और अनुकूलन में मददगार हैं, जैव प्रौद्योगिकी के महत्व के आलोक में जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना के एक अंश के रूप में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग न करना एक विकल्प नहीं हो सकता। अब यहां साफ लिख रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग न करना एक विकल्प नहीं हो सकता। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी के घरेलू नियमन को व्यापार नीति और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियों तथा सम्मेलन के अंतर्गत दायित्वों से अलग करके नहीं देखा जा सकता। आपने आर्टिकल 51 के बारे में पढ़ा होगा, जहां भारत का यह कर्तव्य है कि वह जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, कर्तव्य हैं, उसका सम्मान करें। बाकी आपने जीएम फसलों के बारे में पढ़ा होगा। आपके पास जो सर्वोच्च रेगुलेटरी बॉडी है वो है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर काम करती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि GEAC की स्थापना कब हुई थी। चलिए एक बार आगे देखते हैं, एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। अब 2020 से पहली बार शायद इस टाइप के जो ऑप्शंस हैं उसका ट्रेंड चालू हुआ था। अब तक हम जीएस पेपर 1 में इस टाइप के ऑप्शंस देखते रहे हैं, लेकिन अब से सीसेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस चालू हो गए थे 2020 से। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी नियमन एक विकासशील प्रक्रिया है। बिल्कुल। जब आप यहां देखेंगे कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसके नियमन को अकेले जीएम फसलों की वर्तमान पीढ़ी के प्रसंग में नहीं समझा जा सकता। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक विकासशील प्रक्रिया है। ठीक है। आज और आने वाले कल के लिए भी जैव प्रौद्योगिकी नियमन के विषय में नीति निर्णय के लिए लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है। अब इस ऑप्शन को गलत करने के लिए मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आपको पता है कि जीएम फसल एक बिल्कुल ही तकनीकी मामला है जिसमें हाई लेवल की एक्सपर्टाइज की जरूरत होगी। अब ऐसे में अगर भारत की आम जनता इस विषय पर निर्णय लेगी तो किस तरह से निर्णय लेगी ये आपको पता है। भारत का लिटरेसी रेट भी ऐसा नहीं है कि 95% या 100% है। इवन उन देशों में जहां का लिटरेसी रेट 100% भी है, वहां भी एक हाई एक्सपर्टाइज बॉडी होती है जो इन तरह के तकनीकी विषयों पर निर्णय लेती है। आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो आपका पूर्णतः गलत है। बिना पैसेज को पढ़े भी आप इसको गलत मार्क कर सकते हैं। अगला कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी नियमन के निर्णय में सामाजिक आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पैसेज में ये साफ साफ जिक्र है, पैसेज में इस बात का साफ साफ जिक्र है। एक बार हम ऑप्शंस के थ्रू और देखते हैं। जैसे ही हमने सेकंड स्टेटमेंट को डिलीट करा, हमारा ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया और ये डिलीट हो गया। सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट को एलिमिनेट करने से हम अपने आंसर तक ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। हमारा जो सही आंसर होगा केवल 1 और 3 होगा। एक बार और हम देख लेते हैं। 4, जैव प्रौद्योगिकी नियमन में राजनैतिक कार्यपालिका को व्यापक रूप से शामिल होना चाहिए। राजनैतिक कार्यपालिका, आपको पता होगा भारत में 2 तरह की कार्यपालिका हैं। एक है स्थायी कार्यपालिका, स्थायी कार्यपालिका में जिसमें हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका आती है। ठीक है। ये कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी नियमन में राजनीतिक कार्यपालिका को व्यापक रूप से शामिल होना देश की व्यापार नीति और अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को निपटाने की प्रभावता में सुधार लाता है। ना तो ये सही बात हो सकती है। दूसरा, पैसेज में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। ये आपका ऑप्शन भी एलिमिनेट होगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निजी निवेश, ये भी इकोनॉमिक्स, हाँ ये भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। एक बार आप इसको चाहें तो पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निजी निवेश सामान्यतः चपल है। चपल मतलब वॉलेटाइल। विदेशी निजी निवेश और भी अधिक चपल है क्योंकि उनके लिए उपलब्ध निवेश विकल्प काफी अधिक अर्थात समूचा संसार है। जो आपके FDII फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हैं, उनके पास निवेश के लिए पूरा समूचा संसार उपलब्ध है। इसलिए आप देखते हैं कि जैसे ही कभी US फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता या घटाता है तो उसका सीधा प्रभाव भारत की स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। ठीक है। इसलिए रोजगार देने का दायित्व FDI पर नहीं छोड़ा जा सकता। सांप्रतिक FDI अंतर्वाह अभी सभी समय और सभी सेक्टरों तथा क्षेत्रों के संदर्भ में चपल होता है। ऐसा नहीं कि FDI किसी विशेष समय या किसी विशेष सेक्टर या किसी विशेष क्षेत्र के संदर्भ में चपल है। वह सभी समय, सभी सेक्टर और सभी
क्षेत्रों के संदर्भ में चपल है, जो उनके अधिकतम प्रतिफल की तलाश का आवश्यक परिणाम है। उनका एक ही मोटो होता है, अधिक से अधिक प्रतिफल, अधिक से अधिक लाभांश। अस्थिर रोजगार और आय एवं क्षेत्रीय समानताओं का प्रबलन उनके दुष्परिणाम है। एफडीआई के कुछ दुष्परिणाम भी हैं, जिसमें से एक है अस्थिर रोजगार, दूसरा है आय, तीसरा है क्षेत्रीय असमानताओं। विदेशी निवेश का एक संभावित सकारात्मक परिणाम है, संभावित, आवश्यक नहीं है, संभावित है। सकारात्मक परिणाम क्या हो सकता है? नई प्रौद्योगिकी का अंतर्वहन और उसका अनुवर्ती विस्तरण। विस्तरण का मतलब होता है डिफ्यूजन। तथापि प्रौद्योगिकी विस्तरण एकदम सुनिश्चित नहीं है, क्योंकि विस्तरण के लिए भारत में भौतिक एवं मानवीय पूंजी की वर्तमान स्थिति अपर्याप्त साबित हो सकती है। इसका मतलब एफडीआई का जो एकमात्र पॉजिटिव है उसकी भी गारंटी नहीं है, वो भी आपकी जो सोशल सेक्टर है उस पर डिपेंड करता है, मानवीय पूंजी, सामाजिक पूंजी पर निर्भर करता है। चलिए एक बार ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस कह रहा है कि उपरोक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। अगेन पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन में आपको थोड़ा सावधान रहना है, हो सकता है कि जो इसका आंसर डायरेक्टली आपको ना मिले। तो पहला कह रहा है कि दीर्घकाल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से एक सही नीति नहीं है। बिल्कुल, क्वेश्चन पहले ही बता रहा है कि जो विदेशी निवेश है वो सिर्फ और सिर्फ लाभ पर केंद्रित है, बहुत ज्यादा चपल है, क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए पूरा संसार है। इसलिए दीर्घकाल में सिर्फ और सिर्फ उन पर डिपेंड होना एक आर्थिक रूप से सही नीति नहीं होगी। इससे पहले वाले पैसेज में हमने पढ़ा था, जिसमें हम अपने पोर्टफोलियो की बात करते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए तो अपने डाइवर्सिफाई कीजिए। इसी तरह भी हमको इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक किसी सोर्स पर निर्भर नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं। ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निजी निवेश में चपलता को कम कर सकें। अब आपको पता है कि विदेशी निजी निवेश जो है वह बहुत चपल होता है, क्योंकि उसके पास निवेश करने के लिए समूचा संसार उपलब्ध है। सो आप कितनी भी नीतियां बना लीजिए, उसकी जो चपलता है आप उसको कम नहीं कर सकते। पैसेज में इस बात का जिक्र भी नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अब जैसे ही आपने पहली स्टेटमेंट सही करी, सेकंड स्टेटमेंट गलत करी, सो आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही करने से, सेकंड स्टेटमेंट गलत करने से आपका आंसर आ जाएगा, जो कि होगा आपका 1, 3 और 5। फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। घरेलू निजी निवेश को सशक्त बनाने वाली नीतियां अपनाई जानी चाहिए। हालांकि पैसेज में इस बात का कहीं भी स्पष्ट जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ, विदेशी निजी निवेश की तुलना में पैसेज या ऑथर घरेलू निजी निवेश को प्रोत्साहित कर रहा है, यह बात सही है। तो ये आपकी सही हो जाएगी। चौथा देखते हैं। निजी निवेश की अपेक्षा सार्वजनिक निवेश को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। पैसेज में कहीं पर भी सार्वजनिक निवेश का तो जिक्र ही नहीं है। पांचवा, शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में पर्याप्त सार्वजनिक निवेश किया जाना चाहिए। जो पैसेज को जो लास्ट में हमने देखा था, ये कि विचरण के लिए भारत में भौतिक एवं मानवीय पूंजी की वर्तमान स्थिति अपर्याप्त साबित हो सकती है। तो अगर हमें एफडीआई का फायदा लेना है, अधिक से अधिक रोजगार जनरेट करने हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें भौतिक और मानवीय पूंजी की वर्तमान स्थिति को सुधारना होगा। तो इस तरह से आपका पांचवा ऑप्शन सही है। तो आपका सही आंसर होगा 1, 3 और 5। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष जून से सितंबर के 4 महीनों के दौरान होने वाले मानसूनी प्रभाव के अत्यधिक विषम, ऋतुनिष्ठ एवं स्थानिक वितरण के उपयोग के कई अवसरों को खोया जा चुका है। आपको पता है कि भारत जो है मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, जहां लगभग 75 से 80% जो वर्षा होती है वो लगभग 4 से 5 महीनों की ड्यूरेशन में हो जाती है। और आपको पता है कि जो वर्षा का जो वितरण है वो स्थानिक है, विषम है। कहीं पर बाढ़ होती है एक ही समय, कहीं पर सूखा होता है। हिंदी में एक बहुत अच्छी लाइन है कि झील पर पानी बरसता है मेरे देश में, खेत पानी को तरसता है मेरे देश में, जो हमारी मानसून के संदर्भ में सटीक बैठता है। क्योंकि इन कुछ महीनों में ही अधिकांश वृष्टि होती है एवं परिणामतः स्वच्छ जल उपलब्ध होता है। जलाशयों में वर्षा के जल के संचयन की आवश्यकता और बाद में वर्ष भर उपयोग हेतु छोड़ना एक ऐसी अनिवार्यता है जिसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। सो आपके पास वर्षा जल संचयन के लिए आपके पास मैकेनिज्म होने चाहिए, जैसे तालाब, वेटलैंड्स वगैरह। जलवायु परिवर्तन मौसम की स्थितियों को सदा प्रभावित करता रहेगा, मतलब इससे हम बच नहीं सकते। ठीक है, कम कर सकते हैं लेकिन इससे बच नहीं सकते, सदा प्रभावित करता रहेगा। और जल की अल्पता तथा इसके आधिक्य को उत्पन्न करेगा। सो एक जगह अल्पता, एक जगह आधिक्य।
जहां लाखों लोग सूखे एवं बाढ़ से पीड़ित होते हैं, वहीं देश की कई नदियों में पानी अप्रयुक्त बहता रहता है और प्रत्येक वर्ष समुद्र में बह जाता है। आपको पता होगा कि भारत में जो रेनफॉल है वो इतनी है कि भारत की जो जल की आवश्यकता है उसको पूरा कर सके। सो भारत एक जल आधिक्य वाला देश है, लेकिन समस्या क्या है कि समस्या यह है कि जो अधिकांश वर्षा कुछ ही महीनों के दौरान हो जाती है, उसको जो हार्वेस्ट करने के लिए, उसको संचयन करने के लिए हमारे पास प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत की दृष्टि से सर्वाधिक तर्कसंगत एवं व्यवहारिक निहितार्थ हो सकता है? पहला, नदियों के अंतर संबंधन को प्रारंभ किया जाना चाहिए। ठीक है, यद्यपि क्वेश्चन में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन ने इस बात का जिक्र किया है कि कहीं कहीं आपकी सूखे की स्थिति है, कहीं कहीं आपकी बाढ़ की स्थिति है। उसी समय कहीं ना कहीं भारत में नदी जोड़ो परियोजना की काफी चर्चा चल रही थी, तो उसी के संदर्भ में शायद ये पैसेज आया है। तो नदियों के अंतर संबंधन को प्रारंभ किया जाना चाहिए। जल के यथोचित वितरण के लिए पूरे देश में बांधों एवं नहरों के नेटवर्क का निर्माण किया जाना चाहिए। अब ये भी डायरेक्ट रूप से नहीं है, लेकिन आप पैसेज के मूल भाव को जाएंगे, मूल भाव की ओर जाएंगे तो आप इसको पकड़ सकते हैं। अगर आप पहली दृष्टि में इसको ना पकड़ पाएं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको वेट एंड वॉच, आप इस पे सर्कल टिक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि ये सही है या गलत, सो आप इसको सर्कल मार्क कर सकते हैं। बाकी के ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर उसमें से आप बेस्ट आंसर चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा, कृषकों को बोरवेल की खुदाई के लिए सुलभ ऋण दिया जाना चाहिए। अब आपको पता है कि भारत भौम जल का सबसे बड़ा भारत भौम जल का सबसे अधिक निष्कर्षण करता है। वर्ल्ड लेवल पर टोटल ग्राउंड वाटर का 25% हम अकेले निष्कर्षण करते हैं। ठीक है, सो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ऑथर इस बात की सलाह देंगे कि बोरवेल की खुदाई के लिए हम सुलभ ऋण दें, क्योंकि पहले ही हमारा जो भौम जल का जो स्तर है वो गर्त में जा चुका है? तो तीसरा ऑप्शन के लिए मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये एक बहुत सिंपल फैक्ट है, तो ये गलत होगा ही होगा। ठीक है, तो जैसे ही आप तीसरे ऑप्शन को डिलीट करेंगे, आपके पास दो ही विकल्प हैं, 1 2 या 2 4 5। हम देखते हैं, कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। पैसेज में कहीं पर भी कृषि का जिक्र नहीं है। दूसरी बात यह है कि कानूनी रूप से नियंत्रित करना व्यवहारिक नहीं है, और ऑप्शन कह रहा है कि व्यवहारिक निहितार्थ, प्रैक्टिकल। सो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है कि आप कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित करें। ठीक है, पांचवा ऑप्शन क्या कह रहा है? पांचवा ऑप्शन कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नदियों के जल के वितरण को नियंत्रित करना चाहिए। पैसेज में कहीं पर भी इस तरह की बात नहीं की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसेज कह रहा है कि जब शिक्षा से मिलने वाले लाभ का उपयोग करने की आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी लोग शिक्षा में निवेश करेंगे। सो एक कंडीशन दे रखी है कि शिक्षा में निवेश करने के लिए क्या होना चाहिए? आर्थिक स्वतंत्रता। अब आर्थिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है, ये हम पैसेज पढ़कर देखेंगे एक बार। इस प्रत्यक्ष कारण की वजह से आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर में वृद्धि के साथ ही शिक्षा से प्राप्त होने वाला लाभ भी बढ़ जाता है। निम्न कर दरों के कारण जब लोगों को शिक्षा के प्रत्येक बढ़ते स्तर से प्राप्त बढ़ी हुई आय के अधिकांश भाग को अपने पास रखने की अनुमति होती है, तब शिक्षा में निवेश एक अच्छी सूझबूझ की बात होती है। सो यहाँ पर आर्थिक स्वतंत्रता से क्या मतलब है? यह है आपका निम्न कर दर, क्योंकि जब आपकी कर की दर निम्न होंगी तो आप अधिक से अधिक पैसा खर्च कर सकेंगे, आपके पास अधिक से अधिक पैसा बचेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी ओर जब सरकार शिक्षित व्यक्तियों की बढ़ी हुई आय पर ऊंची कर दरों पर कर लगाने का निर्णय लेती है, तब स्वयं को अधिक शिक्षित करने में निवेश करना समझदारी की बात नहीं लगती। आपने शायद इकोनॉमिक्स में लाफर कर्व के बारे में पढ़ा होगा कि किस हद तक हम टैक्स रेट लगाएं कि आपका सरकार का जो रेवेन्यू जनरेशन हो वो ऑप्टिमम हो। तो कहीं ना कहीं एक कर की दर को बताता है। यही प्रोत्साहन उन अभिभावकों पर लागू होता है जिन्हें यह निर्णय लेना है कि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर निवेश करें या नहीं। अब अभिभावक कैसे डिसाइड करेंगे कि वो अपने बच्चों की शिक्षा पर निवेश करें या नहीं? इसका आंसर कहीं ना कहीं उस देश के कर सिस्टम के ऊपर डिपेंड होगा। अब देखते हैं क्वेश्चंस। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। किसी देश में निम्न कर निरपवाद रूप से उच्च शिक्षा में अधिक निवेश के लिए परिणत हो जाती है। निरपवाद रूप से हो सकता है कि कोई देश जहां पर जो कर की दरें हैं वो जीरो हो। अगर आपको पता है कि जो कर की रेट है वो जीरो हो, तो इसका मतलब रेवेन्यू भी आपका लगभग जीरो होगा। रेवेन्यू जीरो होगा
सो उस देश में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, नहीं होंगी। तो ऑब्वियस बात है कि कर की दर बिल्कुल कम होने के बावजूद भी उस देश में जो शिक्षा का स्तर है वह बहुत कम हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। और ऑप्शन कह रहा है कि निरपवाद रूप से। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, इसके लिए मुझे पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब बिना पैसेज पढ़े भी इसको गलत लगा के आ सकते हैं। अब जैसे ही आपने पहले डिलीट करा तो आपके 2 ऑप्शन ऑटोमेटिक डिलीट हो गए। अब आपके पास बचा केवल 2 या केवल 3। क्वेश्चन 2, ऑप्शन 2 कह रहा है कि बच्चों की शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये लग सकता है कि सेकेंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन जब आप पैसेज को थोड़ा गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी लोग शिक्षा में निवेश करेंगे। जब आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी तभी शिक्षा में निवेश करेंगे, ना कि जब शिक्षा में निवेश करेंगे इससे हमें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं। जब आर्थिक स्वतंत्रता होगी तभी शिक्षा में निवेश होगा। तो शिक्षा में निवेश करने के लिए पूर्व शर्त क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, अब आगे देखते हैं एक बार। जबकि ऑप्शन 2 कह रहा है कि बच्चों की शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है, जबकि यह वाइस वर्सा है। आर्थिक स्वतंत्रता, आपकी जो आर्थिक स्वतंत्रता है वह आपकी शिक्षा में निवेश को निर्धारित करता है। सो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। पहली नजर में आप इस ट्रैप में फंस सकते हैं, इसलिए पैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तीसरा कह रहा है कि आर्थिक स्वतंत्रता का मानव पूंजी निर्माण पर सकारात्मक प्रभाव होता है। अब हम जानते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता के कारण शिक्षा में निवेश बढ़ेगा। अब जब शिक्षा में निवेश बढ़ेगा तो इससे सामाजिक पूंजी और मानव पूंजी का निर्माण होगा। तो आपका थर्ड स्टेटमेंट आपका सही है। सो इस तरह आपको जो सही आंसर है वो है केवल 3। ठीक है, आई होप आपको सबको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि जब तक वित्तीय तंत्र स्थापित न हो जाए तब तक हमारे शहरी निकाय संभवतः हमारे शहरों में जलापूर्ति की धारणीय व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकते। सो शहरों में जलापूर्ति की धारणीय व्यवस्था के लिए क्या कंडीशन है? वित्तीय तंत्र। लेकिन यहां पर याद रखिएगा संभवतः भी लिख रहा है, तो ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट नहीं है, संभवतः भी यहां पर मेंशन है। ठीक है, जलापूर्ति के लिए प्राकृतिक स्रोतों से जल संचित करने, उसे पीने योग्य बनाने के लिए अभिक्रिया तथा उपभोक्ताओं तक उसकी पूर्ति करने के लिए पाइपों के जल वितरण नेटवर्क बिछाने में भारी निवेश की आवश्यकता होती है। अब ये इतनी बड़ी 3-4 लाइन पढ़ने के बाद सिर्फ एक पॉइंट काम का है, वो ये है कि नल को उसके स्रोत से लेकर आपके घर तक पहुंचाने के लिए भारी मात्रा में निवेश की जरूरत होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसमें मल प्रबंधन, अधसंरचना एवं मल जल अभिक्रिया संयंत्रों में भी निवेश की आवश्यकता होती है। सेम अभी भी निवेश की बात चल रही है, जिससे मल प्रणाल अपशिष्ट जल को इन संयंत्रों तक ले जाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि असंसाधित मल जल प्राकृतिक जल निकायों में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाए। यदि हमारे शहर इतने समृद्ध होते कि वो पूरी लागत को वहन कर सकते तो जल निःशुल्क पूर्ति की जा सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे शहरों के पास अभी इतने फाइनेंशियल पावर नहीं है कि वे जल की निःशुल्क पूर्ति कर सकें। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब क्या हुआ? चलिए एक बार ऑप्शन देखते हैं। शहरी स्थानीय निकायों को उपभोक्ता शुल्कों के माध्यम से लागत वसूलनी चाहिए। अब पैसेज में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है, लेकिन एक बार हम इसको वेट एंड वॉच के लिए रखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शहरी स्थानीय निकाय हमारे शहरों की जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त रूप से दक्ष नहीं है। इसमें भी हमें थोड़ा डाउट होगा, इसको भी हम एक बार वेट एंड वॉच के लिए रखते हैं। सी देखते हैं। हमारे शहरों में जल का अभाव एक चिरस्थायी समस्या है जिसका समाधान संभव नहीं है। चिरस्थायी समाधान संभव नहीं है, गलत, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वर्ड है। फोर्थ देखते हैं। हमारे शहरों में जल संकट की दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि शहरों में जनसंख्या का एक अधिकतम आकार निर्धारित कर शहरों की जनसंख्या को सीमित किया जाए। पैसेज में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। अब 2 ही ऑप्शंस बचे हैं, ए या बी। अब आप देखेंगे कि जो बी ऑप्शन है वो कह रहा है कि हमारी शहर जो है जल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए दक्ष नहीं है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप सपोज कीजिए कि हमारे जो ओलंपिक है, भारत का ओलंपिक में जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा नहीं रहा है, लेकिन क्या इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे जो एथलीट हैं वो दक्ष नहीं है? बिल्कुल नहीं।
समस्या क्या है? समस्या है फाइनेंशियल सपोर्ट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसका दोष हम उन पर ना मढ़ें। इसी प्रकार हमारे शहर दक्ष हैं, लेकिन अगर उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले तो समस्या पूरी है फाइनेंशियल सपोर्ट की। ऑथर ने लास्ट में संकेत भी किया है कि यदि हमारे शहर इतने समृद्ध होते कि वो पूरी लागत को वहन कर सकती तो जल की निःशुल्क पूर्ति की जा सकती। मतलब हमारे शहर कैपेबल हैं, बस समस्या है मॉनेटरी। अगर वो समस्या सॉल्व हो जाए तो हम जल की निःशुल्क पूर्ति भी करा सकते हैं। ठीक है, सो आपका बी ऑप्शन आपका डिलीट हो जाएगा। पहला ऑप्शन जो कहीं भी पैसेज में डायरेक्ट रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन इसका जो मर्म है वो कहीं ना कहीं आप पकड़ सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले जो गलत ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद आप सही ऑप्शन की ओर जा सकते हैं। ठीक है, सो आपका पहला ऑप्शन आपका सही है। एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये उसी का ही अगला पार्ट है। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। केवल धनी शहर ही जल की धारणीय आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकते हैं। अब ऑथर ने यह बताया है कि जल की धारणीय आपूर्ति के लिए जो वित्त है वो बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टीयर 1 सिटी, मान लीजिए कि कोई महानगर है मुंबई या दिल्ली, उसकी तुलना में कोई टीयर 3 सिटी जल की बेहतर वितरण कर सके। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पानी की जो समस्या है काफ़ी बड़ी है। कोई छोटा शहर जिसके पास पैसे की समस्या है, लेकिन उसके बावजूद वो दिल्ली और मुंबई से बेहतर प्रदर्शन कर सकता है, तो ये पॉसिबल है। तो इसी आधार पर हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ धन के होने से जल की धारणीय आपूर्ति की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा कहता है शहरों में जल की धारणीय आपूर्ति का अर्थ कुटुंबों को जल की आपूर्ति करने से कहीं अधिक है। तो धारणीय आपूर्ति का मतलब ही है कि हर घर नल से जल, सिर्फ और सिर्फ हमें जल पहुंचाना नहीं है, जल की जो क्वालिटी है उसको भी इंश्योर करना है। जल जो है पारिस्थितिकी रूप से धारणीय हो यह भी सुनिश्चित करना है। ठीक है, सो आपका सेकंड जो स्टेटमेंट है ये सही है, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट है, व्यापक स्टेटमेंट है। इसको एक बार पढ़िए कि भारत में अभी भी लगभग 50% कामगार कृषि में नियोजित हैं, 85% खेत छोटे और सीमांत हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने जीएस में नहीं पढ़ा होगा, ये सारे फैक्ट जीएस से मिलते जुलते हैं। चीन और वियतनाम की तुलना में जहां तेज गति से संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन हुए, भारत की कहानी धीमे परिवर्तन की है। अब चीन, वियतनाम और भारत की तुलना हो रही है यहाँ पर, चीन, वियतनाम और भारत की। ठीक है, परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी ह्रास चीन और वियतनाम की तुलना में 1988-2014 के बीच बहुत धीमी गति का था। अब आप देख सकते हैं कि पूरे पैसेज में बहुत सारे डाटा दिया गया है, पूरे पैसेज में बहुत सारे डाटा दिया गया है, पैसेज काफी बड़ा भी है। अब ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करें, एक बार ऑप्शंस को देख लें, क्या हमें कहीं पर डाटा की जरूरत पड़ेगी। अगर डाटा की जरूरत नहीं पड़ती तो फिर हम डाटा को सरसरी निगाह से ही देखेंगे, उस पर बहुत ज्यादा गौर नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार देखते हैं। हाँ, ये है आपका ऑप्शन। इसमें कहीं पर भी डाटा की जरूरत नहीं लग रही, आप पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी डाटा की जरूरत नहीं है। तो डाटा को हम सिर्फ और सिर्फ सरसरी निगाह से देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एक बार। भारत का गरीबी ह्रास 1988-2020 2005 के बीच धीमा था, परंतु 2005 से लेकर 2012 के दौरान यह नाटकीय गति से बढ़ा। सो पहले स्थिति क्या थी, पहले बहुत धीमा था गरीबी में ह्रास, उसके बाद बहुत नाटकीय गति से बढ़ा, पूर्व के काल की तुलना में 3 गुना तेज गति से। इस काल में भारत ने क्या किया, अब क्वेश्चन खुद ही बता रहा है कि इस काल के दौरान भारत ने क्या क्या कदम उठाए। शोध से पता चलता है कि सापेक्ष कीमतों का दृश्य लेख, बढ़ती वैश्विक कीमतों के परिणाम स्वरूप कृषि के पक्ष में महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तन हुआ। तो जो गरीबी में जो व्यापक रूप से जो नाटकीय बदलाव हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था आपका कृषि क्षेत्र, कृषि के पक्ष में महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तन हुआ 50% से अधिक। इससे कृषि में निजी निवेश 50% से अधिक बढ़ा। परिणाम स्वरूप कृषि जीडीपी वृद्धि 2002 से 7 के दौरान 2.4% के मुकाबले 2007-2012 में 4.1 के स्तर पर छुआ। कृषि व्यापार के निवल अधिशेष 2013-14 में 25 बिलियन के स्तर को छुआ।
ठीक है। वास्तविक कृषि मजदूरी 7% की वृद्धि की दर से बढ़ी। इन सब के कारण गरीबी में अभूतपूर्व वृद्धि मतलब गिरावट हुई। अब ऑथर ने पहले ही पैसेज में जिक्र कर दिया कि भारत की जो 50% आबादी है वो अभी भी कृषि पर निर्भर है। मैं आपको थोड़े जीएस के फैक्ट बताता हूं। लास्ट टाइम कृषि सेंसस हुई थी 2015-16 में। उसके बाद एनएसएसओ की एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार जो औसत कृषि परिवार की जो आय है मंथली वो लगभग 10,000 के आसपास है। इसका मतलब यह है कि अभी भी जो 50% की जो हमारी आबादी है वो 10% औसत महीने की आय पर निर्भर है। सो अधिकांश जो गरीब लोग इसी ब्रैकेट में हैं। इसलिए जैसे ही कृषि में कोई सुधार होता है तो उसका फायदा सबसे ज्यादा उन व्यक्तियों को होगा। इससे हमारी गरीबी में नाटकीय रूप से गिरावट होगी। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझ रहे होंगे। एक बार आप ऑप्शन को देखते हैं। जब कृषि जोत मूलतः छोटे और सीमांत हो तब संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन असंभव है। ऑप्शन की पहली ही लाइन में छोटे और सीमांत कृषि जोत का जिक्र है। कृषि जनगणना के हिसाब से 2015-16 में जो हुई थी, हमारा जो औसत जोत आकार है वो लगभग 1.08 हेक्टेयर है। आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, मेंस के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जब कृषि जोत छोटे और सीमांत हो तब संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन असंभव है। अब आपको पता है कि जो भारत की जो जनसंख्या है वो तो लगातार बढ़ ही रही है। कृषि जो क्षेत्र है हमारे पास, यहाँ पे जो हमारी टोटल लैंड है वो सीमित है, वो नहीं बढ़ सकती। इसका मतलब आने वाले समय में जो हमारी जो औसत जोत आकार है वो कम ही होगी। तो ऐसे में क्या ग्रामीण परिवर्तन या फिर कृषि में कोई संरचनात्मक परिवर्तन असंभव है? तो ऐसा नहीं हो सकता ना, हम कोई ना कोई और दूसरे उपाय लेकर आएंगे। ठीक है, सो आपका पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि आपकी अच्छी कीमत प्रोत्साहन कृषि में निवेश को प्रेरित कर सकती है। आपने पैसेज में पहले ही देखा कि जैसे ही वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ी, भारत में कृषि को काफी निवेश हुआ, कृषि मजदूरी की दर में वृद्धि हुई। सो अच्छी कीमत प्रोत्साहन कृषि में निवेश को प्रेरित कर सकती है, ये बिल्कुल सही है। आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, एमएसपी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जिन भी फसलों के लिए एमएसपी अधिक है उनमें जो कृषि में जो निवेश होता है वो भी अधिक होता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। अब जैसे ही मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट काटा सो आपका पहला और तीसरा कट गया। ठीक है, अच्छी कीमत प्रोत्साहन कृषि में निवेश को प्रेरित करती है। भारत के लिए उच्च मूल्य के कृषि उत्पादों जैसे कि पशुधन और बागवानी के लिए मूल्य श्रृंखलाओं को बनाने की आवश्यकता है। हालांकि पैसेज में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ, पैसेज की मूल भावना के साथ यह जो ऑप्शन है बिल्कुल तर्कसंगत है। आप चाहें तो इनको वेट एंड वॉच के लिए भी डाल सकते हैं। एक बार जब चार ऑप्शन पढ़ लेंगे फिर आप अपना निष्कर्ष निकाल सकते हैं। चौथा ऑप्शन देखेंगे, कृषि माल की उच्च वैश्विक कीमतें भारत में गरीबी ह्रास के लिए आवश्यक हैं। देखो, एक्सट्रीम वर्ड है आवश्यक। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों है, जबकि हमने पढ़ा पैसेज में कि उच्च वैश्विक कीमतों के कारण भारत में गरीबी ह्रास हुआ। भारत में जो नाटकीय रूप से गरीबी में गिरावट हुआ इसका सबसे बड़ा कारण था कि उच्च वैश्विक कीमतें। अब पैसेज में एक बात लिख रही थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पैसेज में लिख रहा था कि 2013-14 में हमने 25 बिलियन के स्तर को छुआ, निवल अधिशेष। सो आपको पता होगा कि भारत अभी भी नेट एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर है। मतलब हम इंपोर्ट की जगह टोटल इंपोर्ट के स्थान पर ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी जो हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो हमारा लगभग 50 बिलियन डॉलर के आसपास है, और जो हमारा इंपोर्ट है वो लगभग 35 बिलियन डॉलर के आसपास है। इसका मतलब हम अभी भी 15 बिलियन डॉलर के आसपास का निवल निर्यात करते हैं, नेट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां लिख रहा है कि उच्च वैश्विक कीमतें भारत की गरीबी ह्रास के लिए आवश्यक हैं, लेकिन 35 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट अभी भी करते हैं। विशेषकर हम बात करते हैं पल्सिस की, खाद्यान्न तेल की। अगर वैश्विक स्तर पर उनकी कीमतें बढ़ेंगी तो हमारी रसोई भी महंगी हो जाएगी। तो ये इससे आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। तो ये आपके लिए आवश्यक तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर हमारी जेब पर भी पड़ता है। ठीक है, तो थर्ड फोर्थ ऑप्शन आपका गलत है, सही आंसर आ गया आपका सेकंड एंड फोर्थ। आई होप आप अपने जो जनरल स्टडीज की नॉलेज है उसको भी यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन तक सीमित ना रहें। ठीक है, एक बार देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश को सर्वोत्तम प्रेषण करता है? निकट भविष्य में भारत की गरीबी कम करने के लिए बड़े पैमाने पर कृषितर ग्रामीण रोजगार सृजित करने होंगे। हाँ,
पैसेज में कृषि क्षेत्र में ही काफी संभावनाओं की बात बताई गई है। पैसेज में ऑथर ने कहीं इस बात का जिक्र नहीं करा कि जो हमारी कृषि है वो ओवरबर्डन है, वहां से हमें लोगों को निकालकर उद्योग या सर्विस सेक्टर में लगाना चाहिए। पैसेज में कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है। ठीक है, पैसेज तो उल्टा बता रहा है कि कृषि में कितना पोटेंशियल है। सो पहला स्टेटमेंट गलत। बी, भारत को बड़े पैमाने पर कृषक उत्पाद कंपनियों का सृजित करना चाहिए, कहीं जिक्र नहीं है इस बात का। तीसरा, कृषि में लोक निवेश की तुलना में निजी निवेश को प्राथमिकता देनी चाहिए, इस बात का भी कहीं जिक्र नहीं है। चौथा, निकट भविष्य में गरीबी को कम करने के लिए समावेशी कृषि विकास मुख्य समाधान है। समावेशी कृषि, ऐसी कृषि प्रथाओं को अपनाना जिसका लाभ सभी को मिले, जो पर्यावरण के अनुकूल हो। जीएस के और इस पैसेज की नॉलेज के अकॉर्डिंग भी चारों ऑप्शंस में ये सबसे सही ऑप्शन है। सो हमारा आंसर होगा डी। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। आने वाले कुछ पैसेजेस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके गलत हो सकते हैं, जो काफी टफ हैं, लेकिन जो इजी क्वेश्चंस हैं वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। स्पेनिश जहाज 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पहली बार दक्षिण अमेरिका से आलू कंद यूरोप लाए। कब लाए? 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, जिससे कि प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में यह विशेषकर ठंडे आयरलैंड की वर्षा से तर भूमि में धान्य फसलों का विश्वसनीय पूर्तिकर हो गया। ठीक है, आयरलैंड वासी शीघ्र ही लगभग पूर्णतः प्रधान खाद्य के रूप में आलू पर निर्भर हो गए। वे मुख्य रूप से उसकी एक वृहदकर किस्म लंपर आलू को उगाने लगे, जिसकी आनुवांशिक भंगुरता को एक कवक ने आने वाले समय में निर्ममता से अनावृत कर दिया। तो इसका कारण क्या रहा? वो निर्भर हो गए। निर्भर, हम पिछले कई पैसेज में पढ़ चुके हैं कि किसी भी प्रकार की निर्भरता, चाहे वह विदेशी निवेश पर हो, चाहे उससे पहले वो एक ही तरह के असेट एलोकेशन पर हो, एक ही तरह के मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट पर हो, तो वो किसी भी तरह की निर्भरता अच्छी नहीं समझी जाती। ठीक है, 1845 में इस घातक कवक के बीजाणुओं ने समूचे देश में फैलना आरंभ कर दिया और अपने पथ में आने वाले लगभग सभी लंपरों को नष्ट कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप हुए अकाल ने कई मिलियन लोगों को विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर जो अच्छा एग्जाम्पल है आयरलैंड वासी को। आयरलैंड वासी पहले धान या फिर जो धान है उस पर निर्भर थे, लेकिन जो स्पेनिश जहाज आलू लेकर आए, लगभग 3-4 शताब्दियों में आलू ने उस धान को प्रतिस्थापित कर दिया। लेकिन जो आलू था वो बाहर की फसल था, हो सकता है कि फिर उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो झेल नहीं पाया। एक कवक ने उस पूरी जो फसल है उसको खत्म कर दिया, जिसके कारण एक बहुत बड़ा अकाल आया। इस पूरी जो पैसेज है उसकी समरी मोटी मोटी यही है। एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के क्रांतिक संदेश का सर्वोत्तम पोषण करता है? किसी विदेशी पादप को किसी देश में समाविष्ट करने के लिए उस देश की भूमि और जलवायु दशाएं उपयुक्त होनी चाहिए। यह बात सही है, यह बात सही है, एक फैक्ट है, जीएस में आपने पढ़ा होगा। लेकिन क्या यह इसका सर्वोत्तम संदेश है, ये देखना होगा। इसलिए हम इसको वेट एंड वॉच के लिए डालते हैं। वेट एंड वॉच। किसी देश के प्रधान खाद्य के रूप में आलू जैसी कंद वाली फसलें धान्य फसलों का स्थान नहीं ले सकती। पैसेज में तो बताया गया है कि स्थान ले लिया है। पैसेज में क्या बताया गया है कि विश्वसनीय पूर्तिकर हो चुका है। ठीक है, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत है। थर्ड, पादप के कुछ कवक संक्रमणों को बड़े क्षेत्रों में फैलने से बाधित किया या रोका नहीं जा सकता। नहीं, रोका जा सकता है। अगर आप समय रहते आप सही काम करेंगे तो रोका जा सकता है। डी कह रहा है कि किसी सैमांगिक खाद्य स्रोत पर निर्भर होना वांछनीय नहीं है। एक बार इंग्लिश में देखते हैं। रिलाइंग ऑन होमोजीनियस फूड सोर्स इज नॉट डिजायरेबल। अब ये पैसेज कहीं ना कहीं उसी तरह का पैसेज है जो हमने एफडीआई के बारे में पढ़ा था, उसी तरह का कुछ ना कुछ पैसेज है ये। सो पहली स्टेटमेंट आपकी सही है, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा आंसर होगा, जो हमें एक निष्कर्ष की ओर लेकर जाएगा, जो हमें एक सीख की ओर लेकर जाएगा, क्योंकि ऑथर का मंतव्य आपको कोई फैक्ट बताना नहीं है, बल्कि आपको एक संदेश देना है। सो इस पैसेज का सबसे बेस्ट संदेश होगा आपका डी, कि किसी सैमांगिक खाद्य स्रोत पर निर्भर नहीं होना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो की तरह, अपने इन्वेस्टमेंट की तरह हमें अपने खाद्यान्न स्रोत को भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ठीक है, इसी कारण भारत सरकार खासकर जो अपने हरित क्षेत्र हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ गेहूं और धान को उगाया जाता है, वहां पर अलग अलग तरह की इंसेंटिव स्कीम्स चालू करती हैं। जैसे बाजरे के लिए, दालों के लिए। एग्जाम्पल के लिए हरियाणा प्रदेश में एक स्कीम है मेरा पानी मेरी विरासत, जिसमें हरियाणा सरकार कृषकों को प्रति एकड़
धान की जगह बाजरा उगाने के लिए 7,000 रुपये देती है। ये देखिए एक बार, इसको सॉल्व कीजिए। भारत सबसे तीव्र विकसित होने वाली वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, फिर भी यह विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का घर है। सो ऑथर ने एक तरह से व्यंग किया है कि एक तरफ जब हम सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं, सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई क्या है कि हम विश्व में सबसे अधिक कुपोषित बच्चों का घर हैं। ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कुपोषण अपवाद नहीं अपितु सामान्य है, और सारे देश में हर वर्ष अपना 5वां जन्मदिन मनाने से पूर्व लगभग 1.3 मिलियन, लगभग 13 लाख बच्चे में से लगभग आधे बच्चों की मृत्यु का कारण कुपोषण है। वे बच्चे जो जीवित रह जाते हैं 5वां जन्मदिन, इसका मतलब ऑथर बात कर रहा है आपकी चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की, ठीक है, शिशु मृत्यु दर की बात कर रहा है ऑथर। वे बच्चे जो जीवित रह जाते हैं स्थायी रूप से उस क्षति से ग्रसित रहते हैं जो उनके शरीर और मन में उपयुक्त खाद्य एवं पोषक के पर्याप्त मात्रा में न मिलने से हो चुकी होती है। 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 44 मिलियन बच्चे अविकसित हैं। इससे उनके विद्यालय में सीखने और वयस्क होने पर जीविका कमाने में कठिनाई होती है। आपने एक टर्म पढ़ी होगी जब आपने जीएस के बारे में पढ़ा होगा, विशेषकर जीएस मेंस में हम यूज करते हैं, लर्निंग पॉवर्टी। तो लर्निंग पॉवर्टी का कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है आपका कुपोषण, ठीक है। उनकी जीवनकालीन उपार्जन क्षमता उनके स्वास्थ्य समकक्षों के लगभग 1/4 कम होती है। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन। अब देख सकते हैं कि क्वेश्चन में लगभग 1 2 3 4 5 ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को एक बार देखते हैं, जितना हो सके हम उतना एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे एक बार। पहला कह रहा है कि भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को केंद्र सरकार द्वारा मॉनिटर किया जाना चाहिए। हालांकि ऑप्शन में कहीं भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जिक्र नहीं है, लेकिन दूसरी बात, ना तो जिक्र है ना ही जीएस की नॉलेज के अकॉर्डिंग यह आपका सही है। आपको याद होगा शांता कुमार समिति का गठन हुआ था, जिन्होंने आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सुधारों की सिफारिश की थी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 सभी में उन्होंने संशोधन की सिफारिश की थी। सो उन्होंने कहा था कि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर ऑलरेडी केंद्र सरकार का जो बर्डन है वो बहुत अधिक है, सो उसको थोड़ा डिसेंट्रलाइज किया जाए, विकेंद्रीकरण किया जाए, राज्यों की भागीदारी को बढ़ाया जाए। अगर मान लीजिए कि आपको ये नहीं पता, पैसेज में आपको नहीं पता, तो यहाँ पर आपकी जीएस की नॉलेज भी काम आ सकती है। सो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब आप देखेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऑप्शन। बालिकाओं को विवाह एवं प्रथम गर्भ विलंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तीसरा, जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान कराने हेतु माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा, सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। पांचवा, प्राधिकारियों को यथा निर्धारित टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। इन चारों ही स्टेटमेंट का प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी पैसेज में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कुपोषण को कम करने के लिए चारों ही स्टेटमेंट एक उपाय हैं, ठीक है। ये चारों ही वो पॉइंट हैं जो आप जीएस मेंस में लिख सकते हैं कुपोषण से बचने के लिए, कुपोषण को खत्म करने के लिए। इसमें से अगर कोई भी स्टेटमेंट एक आप सही मानेंगे तो आपको चारों की चारों स्टेटमेंट सही माननी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट डायरेक्टली पैसेज में नहीं दी गई है। अगर आप एक को सही मान रहे हैं तो आप चारों को सही मानिए, क्योंकि चारों ही कुपोषण को खत्म करने में मददगार हैं। अब देखिए सेकंड स्टेटमेंट, बालिकाओं को विवाह एवं प्रथम गर्भ विलंबित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आपने शायद जीएस में पढ़ा होगा, जया जेटली समिति, केंद्र सरकार ने अपॉइंट की एक हाई लेवल कमेटी जया जेटली समिति, जिसका काम है लड़कियों की जो शादी की जो एज है, जो वर्तमान में 18 है, उसकी समीक्षा करना, उसको बढ़ाकर 21 करना। आप चाहें तो एक बार इसको पढ़ सकते हैं, जीएस मीन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपका ये फैक्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही है। जन्म के तुरंत बाद नवजात को स्तनपान कराने हेतु माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। चौथा, सभी के लिए सुरक्षित पेयजल एवं उपयुक्त स्वच्छता सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको पता है सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की है, हर घर नल से जल, स्वच्छ भारत अभियान। पांचवा, प्राधिकारियों को यथा निर्धारित टीकाकरण सुनिश्चित करना चाहिए। भारत सरकार का एक प्रोग्राम है सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष जैसे प्रोग्राम्स भी हैं। तो ये चारों स्टेटमेंट सही हैं, आपकी पहली गलत है, तो आपका सही आंसर होगा 2 3 4 5, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टेटमेंट डायरेक्ट पैसेज में नहीं दी गई है, इसके बावजूद हम इसको सही मानेंगे क्योंकि ऑप्शन ही इस टाइप्स के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं काफी बड़ा पैसेज है,
सो एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सॉल्व करते समय आपके दिमाग में इमेजेस या बिंब बनने चाहिए, ठीक है। देखते हैं एक बार। दलहन की प्रजाति है पूसा अरहर सोलह, उसको पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के धान उगाने वाले क्षेत्रों और अंततः संपूर्ण भारत में उगाए जा सकने की संभावना है। सो दलहन की नई प्रजाति को पहले हरित क्षेत्र वाले प्रदेशों में, उसके बाद संपूर्ण भारत में उगाने की संभावना है। उसकी उत्पादकता उपलब्ध प्रजातियों की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक होगी। सो उत्पादकता अधिक होगी, किससे अधिक होगी? जो उपलब्ध प्रजातियां हैं, मतलब जो कि दलहन की जो अन्य उपलब्ध प्रजातियां हैं उनकी तुलना में अधिक होगी, दलहन की तुलना में, याद रखना इस बात को। और चूंकि उनके आकार में एक रूपता होगी, उनकी कटाई मशीनों से संभव होगी एवं उत्तरी भारत के उन कृषकों जो आजकल इस तकनीक का प्रयोग धान के लिए करते हैं के लिए आकर्षक विशेषता होगी। इसका मतलब क्या है? उनके आकार में एक रूपता होगी। इसका मतलब जो दलहन की जो अन्य प्रजातियां हैं उनके आकार में एक रूपता नहीं थी। दूसरा, उनकी कटाई मशीनों से संभव होगी। अगर उनका आकार एक रूप होगा तो मशीन का जो एक ढांचा है वो उनको आसानी से काट सकता है। उत्तर भारत के उन कृषकों को जो आजकल इस तकनीक का प्रयोग धान के लिए करते हैं, आपको पता है कि उत्तर भारत में मशीनीकरण का जो स्तर है वो काफी अधिक है इन कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। सो उत्तर भारत में ऑलरेडी इस टाइप की मशीन्स हैं जो धान के लिए यूज होती हैं। अगर हम इस पूसा अरहर 16 को विशेषकर हरित क्षेत्रों में अपनाएंगे तो वो मशीन्स इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अरहर का पुआल धान के पुआल के विपरीत हरा होता है। अब यहाँ दो पुआल की तुलना की गई है, एक अरहर का और एक धान का, ठीक है। अरहर का जो पुआल है वो हरा होता है धान के पुआल की तुलना में, उसे मृदा में वापस जोता जा सकता है। धान के पुआल में परेशानी क्या है कि उसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, उसका आसानी से अपघटन नहीं होने देती। अरहर में कंबाइन कटाई के बाद भी कृषकों को बचे हुए पुआल को छोटे टुकड़ों में काटने के लिए केवल रोटोवेटर चलाने की आवश्यकता होती है जिन्हें वापस जोता जा सकता है और जो बहुत तेजी से अपघटित हो जाते हैं। वही बात है, यह कार्य धान के बचे हुए डंठलों के साथ करना कठिन है। कठिन है, नामुमकिन नहीं है, कठिन है। जिन्हें आसानी से निकाला या वापस नहीं जोता जा सकता, इसलिए कृषक साधारणतः इसे जलाने का आसान रास्ता चुनते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने यह बात भी बताया है कि जब हम पराली जलाने की बात करते हैं तो किसानों के सामने यह स्थिति क्यों है, तो उसका कारण भी यहाँ ऑथर ने दिया है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक तर्कसंगत निष्कर्ष हैं जो उपयुक्त परिच्छेद से निकाले जा सकते हैं? सो पहला है कि धान की तुलना में दलहन उगाने से कृषकों की आय अधिक होगी। पूरे पैसेज में कहीं भी आय की तुलना नहीं है। दलहन की तुलना, अगर यहां पर लिखा होता, अगर इसमें लिखा होता कि पूसा अरहर 16 अन्य दलहन की तुलना में अधिक आय जनरेट करेगा, तो ये ऑप्शन सही होता। लेकिन कहीं भी पैसेज में धान वर्सेस दलहन की तुलना नहीं की गई है। पैसेज में धान और दलहन के जो आय है उसकी तुलना नहीं की गई है, यहां पर उत्पादकता की तुलना की गई है, और वो भी पूसा वाले की और जो आपके नॉर्मल दलहन है उसकी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दलहन उगाना धान उगाने की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। आपको पता है कि धान उगाने में अधिकांश किसानों को समस्या होती है, वो उसका सरल विकल्प अपनाते हैं जो कि क्या है, पराली जलाना। लेकिन यह समस्या हमें दलहन उगाने में नहीं आएगी। दूसरी बात यह है कि वो डिकम्पोजेबल है, उसका जो दूसरी बात यह है कि जो उसके छोटे छोटे टुकड़े हैं वो अपघटित हो जाते हैं जल्दी से दलहन के, जबकि धान के साथ यह समस्या बनी पड़ी है। सो आपका सेकंड स्टेटमेंट सही है कि दलहन उगाना धान उगाने की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। तीसरा, दलहन के पुआल का प्रयोग मृदा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया जा सकता है, उसको वापस जोता जा सकता है क्योंकि उसका जो पुआल है वो हरा होता है। चौथा, एक बार हम देखते हैं अभी, पहला हमने गलत कर दिया। जैसे ही आपने पहला रॉन्ग करा, 2 और 3 सही है, ओके। इसका मतलब अब सीधा हमें 5 देखना है। अगर 5 सही होगा तो फिर इसका आंसर होगा ए, अगर 5 सही नहीं होगा तो इसका आंसर होगा सी। उत्तरी भारत की कृषि के संदर्भ में धान के पुआल की कोई उपयोगिता नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। धान के पुआल के संदर्भ में बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन यह कहना कि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है यह बिल्कुल व्यर्थ है, यह सही नहीं है, ठीक है। ये एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है। पैसेज में सिर्फ और सिर्फ कंपेयर किया गया है कि धान का पुआल से किस तरह जो आपका पूसा का जो पुआल है वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऑथर ने कहीं नहीं बताया कि धान का जो पुआल है वो बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम का नहीं।
5वां, मशीनीकृत खेती ठूंठ जलाने का प्रमुख कारण है। अब ये बात मशीनीकृत खेती ठूंठ जलाने का प्रमुख कारक है, यह बात धान के संदर्भ में तो कुछ हद तक सटीक बैठती है। पैसेज में इस बात का जिक्र है कि धान के संदर्भ में मशीनीकृत खेती के कारण किसान पराली जलाने के लिए मजबूर होते हैं, लेकिन वहीं दलहन के विषय में यह बात बिल्कुल सही नहीं बैठती। ऑथर ने इस बात का स्पष्ट जिक्र किया है कि दलहन में यह समस्या बिल्कुल नहीं आती, तो इसका कारण जो है वो मशीनीकृत खेती बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। भारत में प्राधिकारी मानसून ऋतु में जलाशयों में अधिकतम जल संचय करने की कोशिश करते हैं, जिसे गर्मी के महीनों में सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आगे, मानसून ऋतु आने के समय जलाशय में जल को एक निश्चित स्तर से नीचे बनाए रखना एक अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकार्य प्रथा है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि जब मानसून की वर्षा होती है तो अतिरिक्त वर्षा जल के संचयन के लिए जगह हो तथा जल को नियंत्रित रूप से छोड़ा जा सके। परंतु प्राधिकारी मानसून के समाप्त होने से पहले ही जलाशयों में अधिक से अधिक जल संचय कर लेते हैं, जिससे कि अधिक विद्युत उत्पादन एवं सिंचाई सुनिश्चित किया जा सके। आपको पता है कि अगर आपको नहीं पता कि कल वर्षा होगी या नहीं होगी, इसी कारण जो अधिकारी हैं वो अधिक से अधिक जल संचय कर लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर कल वर्षा होती है तो हम जो अतिरिक्त जल है जो संचित है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी और सिंचाई तक सीमित है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो लालच है उसको दर्शाता है। थॉमस हॉब्स ने कहा था कि मनुष्य मूलतः स्वार्थी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पैसेज को पढ़कर ऑथर यही हमें संदेश दे रहा है। आगे देखते हैं, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। जलाशयों में अधिकतम जल संचयन में होने वाली भारी जोखिम जल शक्ति परियोजनाओं पर हमारी अत्यधिक निर्भरता के कारण है। तो पहला स्टेटमेंट आपके सही है, हम अभी भी जलाशयों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। कहीं कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो बांध हैं वही हमारी बाढ़ का कारण बन जाते हैं, वही हमारे विनाश का कारण बन जाते हैं। इसका भी कारण है हमारा लालच, क्योंकि हम जो न्यूनतम जल स्तर है, जो एक जल स्तर बनाए रखना चाहिए, उसकी अवहेलना करते हैं, अधिक से अधिक जल को भरते हैं। मानसून खत्म होने से पहले ही हम जल का जो स्तर है वो अधिकतम रखते हैं। ठीक है, सेकंड कह रहा है कि बांधों की संग्रहण क्षमता का मानसून ऋतु के पूर्व अथवा दौरान पूर्ण उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, आपके पास कम से कम एक स्पेस हो खाली। अगर मान लीजिए कि आपके बांध की कैपेसिटी 100 है, तो आपके पास मानसून के दौरान उसको आप 80 तक सीमित रखिए, ताकि अगर आने वाले समय में अधिक वर्षा हो जाती है तो आपका जो बांध है वो इतना केपेबल होना चाहिए कि वो उस वर्षा को सोख सके। ठीक है, सो सेकंड आपका सही है। थर्ड देखिए, भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों की भूमिका को कम करके आंका गया है। इस स्टेटमेंट में आपको डाउट हो सकता है। आप क्वेश्चन में देखेंगे हमारा जो अधिकांश फोकस है बांधों का वो सिर्फ और सिर्फ विद्युत उत्पादन और सिंचाई तक सीमित है, जबकि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने बहुउद्देश्य घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी, तो 3 कारण से दी थी। एक आपको पता है कि विद्युत उत्पादन के लिए, एक आपका सिंचाई के लिए, लेकिन एक और है वो है आपका बाढ़ शमन के लिए। भारत में बाढ़ एक चिरकालिक समस्या रही है। बांध जो हैं वो आपके बाढ़ों की समस्या को काफी हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान जो है वो बाढ़ की समस्या की जगह विद्युत संचयन और सिंचाई तक सीमित रहा है। सो ऑथर कह रहा है कि भारत में बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों की भूमिका को कम करके आंका गया है। यह भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यही कारण है कि मानसून ऋतु आने के समय जो निश्चित स्तर होना चाहिए जल का, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकार्य प्रथा है, उसका भी हम पालन नहीं करते हैं। अधिक से अधिक जल को भरने की कोशिश करते हैं, अधिक से अधिक जल संचय कर लेते हैं। कुछ पैसेज ऐसे हैं जिनको आप चाहकर भी सही नहीं कर सकते। ये इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल है। यूपीएससी कभी कभी आप देखते हैं कि बहुत सारे जो आंसर की हैं, मतलब इवन जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी आंसर की और यूपीएससी के आंसर की में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है। 3 से 4 क्वेश्चन का भी डिफरेंस हो सकता है। इसका कारण है सब्जेक्टिविटी। कॉम्प्रिहेंशन में आप सब्जेक्टिविटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इस एग्जाम्पल को देखकर आप इसको समझ पाएंगे। एक बार देखिए,
भारत में आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप अधिकतर सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ था, न कि जनता की आर्थिक प्राथमिकताओं से या दीर्घकालीन विकास के उद्देश्यों से। अब आपको पता है कि जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म्स हैं वो स्टार्ट किए हुए थे क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो गया था, फिजिकल डेफिसिट काफ़ी बढ़ गया था, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया था, गल्फ वार था, हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सप्ताह तक सीमित रह गया था, आज जो कि लगभग 6 से 7 महीने का है। इसके अलावा सोवियत संघ का पतन हो गया था, भारत का जो विश्वसनीय भागीदार है तो वो भी खत्म हो गया। सो इन सब के कारण और भारत पहली बार सोवरन डेब्ट क्राइसिस की ओर जूझ रहा था। सो इन सब के कारण भारत को मजबूरी में एलपीजी रिफॉर्म्स का रास्ता चुनना पड़ा। सो ऑथर इसी बात की ओर इंगित कर रहा है कि आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ था, न कि जनता की आर्थिक प्राथमिकताओं से या दीर्घकालीन विकास के उद्देश्यों से। अतः संकल्पना एवं रूपरेखाएं की सीमाएं थीं जो बाद में अनुभव से पुष्ट हुई। अब एलपीजी की जो सीमाएं हैं वो बाद में जाकर स्पष्ट रूप से दिखाई दी। ऑथर इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभ से रोजगार विहीन वृद्धि, जॉबलेस ग्रोथ, सतत गरीबी, बढ़ती असमानता समस्याओं के रूप में उभरी हैं। यूपीएससी मेंस में एलपीजी आपका एक पूरा अलग टॉपिक है, वहाँ कभी कभी आपके एलपीजी के जो नकारात्मक प्रभाव हैं उनके बारे में पूछता है। आप यहाँ देख सकते हैं रोजगार विहीन वृद्धि, सतत गरीबी, बढ़ती असमानता, आप इनको नोट कर सकते हैं। और इन सभी वर्षों के बाद में 4 मौन संकट अर्थव्यवस्था के सामने खड़े हुए, जिनमें है कृषि, अधोसंरचना, औद्योगिकरण एवं शिक्षा, जो देश के भावी परिदृश्य में बंधन कारक हैं। यदि आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना है और उसे सार्थक विकास में रूपांतरित करना है तो इन समस्याओं का निराकरण होना ही चाहिए। एक बार पैसेज देखते हैं कि इस परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक तर्कसंगत और तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकते हैं। पहला और दूसरा, इन दोनों ही ऑप्शंस को लेकर काफी डाउट है। इवन यूपीएससी के आंसर की और बहुत सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट के आंसर की में भी फर्क है। ठीक है, ये क्वेश्चन का नेचर ही थोड़ा विवादास्पद है। अब देखेंगे, विकास की तलाश में यह अनिवार्य है कि राज्य की आर्थिक भूमिका पर पुनर्विचार किया जाए, उसे पुनर्परिभाषित किया जाए। अगर हम मान लीजिए कि अनिवार्य शब्द को एक्सट्रीम मानकर इस ऑप्शन को सही मान लें, हालांकि यहाँ पर एक्सट्रीम शब्द है अनिवार्य, अगर हम इसको भी नजरअंदाज करके इसको सही मानते हैं पहला। अब दूसरा देखते हैं एक बार कि भारत ने अपने सामाजिक क्षेत्रों में न तो नीतियों का प्रभावी निष्पादन किया है, न ही उनमें पर्याप्त निवेश किया है। अब इसको तो हम हर हालत में गलत ही मानेंगे। आप किसी तरह पहले को जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरों को शायद जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं बता दूं, यूपीएससी ने इसका जो आंसर है वो एक और 2 दोनों सही माने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम थोड़ा इग्नोर करेंगे। सिर्फ ये क्वेश्चन अपवाद स्वरूप क्वेश्चन है। आपके कॉम्प्रिहेंशन में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके अपवाद स्वरूप क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को आधार मानकर अपनी स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगी। तो आपके 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह के गलत होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर आपको 25 में से 21 से 22 क्वेश्चन सही करने हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप नजरअंदाज कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पेपर में होता तो शायद मैं या तो फिर ओनली एक मारता, ओनली एक को सही करता, या फिर डी करता, लेकिन यूपीएससी ने दोनों को सही माना है। ठीक है, तो आप इस तरह के 1 या 2 क्वेश्चन को नजरअंदाज कीजिए। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं एक बार। उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अत्यधिक समेकित करने की आवश्यकता है ताकि रोजगार का बड़ी संख्या में सृजन किया जा सके, इसके वृद्धि संवेग को बनाए रखा जा सके। यहां लिख रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से अत्यधिक, एक्सट्रीम वर्ड, समेकित करने की आवश्यकता है। अगर हम अत्यधिक समेकित करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से, तो हम एक तरह से कहीं ना कहीं फिर डिपेंड हो जाएंगे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से। आपको पता होगा कि भारत जो है 2008 की जो मंदी थी उससे इतना प्रभावित नहीं हुआ था। इसका कारण है कि हमने एक ठीक ठाक डिस्टेंस बनाकर रखा था। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद भी हम पूरी तरह से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं थे। जैसे ही आप वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत निर्भर होंगे, सो अमेरिका में कुछ भी घटित होगा उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे देश पर भी हो सकता है। अभी भी प्रभाव होता है लेकिन इतना लेवल पर नहीं होगा। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। सेकंड कह रहा है कि आर्थिक उदारीकरण से वृहद आर्थिक वृद्धि होगी, जिससे दीर्घकाल में गरीबी हटेगी, रोजगार का पर्याप्त सृजन होगा। अब आपको पता है कि आर्थिक उदारीकरण से हमारे पास बहुत सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं, चाहे वो आर्थिक असमानता की हो, रोजगार विहीन वृद्धि की हो। तो आर्थिक उदारीकरण आपका रामबाण
उपाय नहीं है सभी समस्याओं से निपटने के लिए। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। और इन दोनों ही स्टेटमेंट को आप बिना पैसेज पढ़े सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज के आधार पर, अपने जीएस की नॉलेज के आधार पर भी ठीक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका डी, न तो 1 और न 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको देखते हैं एक बार कि औद्योगिक सेक्टर को मिलने वाले बैंक ऋण में संकुचन प्रारंभ हो गया। इसमें कमी गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि ऋण का प्रसार निवेश को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक है। समस्या के उद्गम पिछले 25 वर्षों के अपूर्ण सुधारों में निहित है। समस्या के कारण क्या है? अपूर्ण सुधार। तो आपके दिमाग में बिंब बनने चाहिए। 1991 के सुधार के उपरांत बैंकों के लिए समाधान निगम की स्थापना का संस्थागत परिवर्तन होना चाहिए था। होना चाहिए था का मतलब यह है कि है नहीं, होना चाहिए था लेकिन अभी है नहीं। और 1991 के सुधारों की जब हम बात करेंगे तो आपको एलपीजी की रिफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, बैंकिंग सुधारों में आपको नरसिम्हम समिति के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तेजी और मंदी वाली एक बाजार अर्थव्यवस्था में बैंकों को स्थापित करने एवं उन्हें असफल होने की अनुमति होनी चाहिए। होनी चाहिए का मतलब क्या है कि है नहीं, अभी बैंकों को असफल होने की अनुमति नहीं है। आगे देखते हैं हम कि आज हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बंद करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। आपको पता है कि यदि भारत में कोई बैंक, भारत में अधिकांश बैंक कमजोर होता है, घाटे में जाता है, तो सरकार क्या करती है? बड़े बैंक के साथ उसका विलय करती है या फिर रिकैपिटलाइज करती रहती है, पुनर्पूंजीकरण करती रहती है। लेकिन अभी भी हमारे पास बैंकिंग सिस्टम में कोई एग्जिट प्लान नहीं है। ऑथर ने उसी एग्जिट प्लान की कमी को दर्शाया है। ठीक है, कमजोर हानि में रहने वाले बैंकों को निरंतर अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। ऑब्वियस बात है, जो कमजोर बैंक हैं उनको अधिक पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, एक बार अब आगे देखते हैं। तो ये कह रहा है कि आपका सर्वाधिक तर्कसंगत तार्किक निष्कर्ष, पहला, भारतीय बैंकिंग व्यवस्था देश के आर्थिक विकास में मदद नहीं कर पा रही। आपकी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, बिल्कुल गलत है। बैंकिंग आज भी हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। दूसरा, 1991 में प्रारंभ किए गए आर्थिक सुधारों ने अर्थव्यवस्था के अपेक्षित स्तर तक सुधार में सहायता नहीं की। ठीक है, इसको हम वेट एंड वॉच के लिए रखते हैं, अभी हमें इसका आंसर अच्छे से पता नहीं है। ठीक है, वेट एंड वॉच के लिए रखेंगे। सी देखते हैं, भारत में बैंकों की असफलता से निपटने के लिए संस्थागत प्रक्रिया नहीं है। बी की तुलना में सी ऑप्शन आपका काफी सही है अभी तक। ठीक है, एक बार डी ऑप्शन को और देखते हैं। औद्योगिक सेक्टर में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देना उस सेक्टर के बैंक ऋण के ऊपर निर्भरता का एक अच्छा विकल्प है। कहीं पर भी इसमें विदेशी निवेश की बात नहीं करी गई है। सो आपका बी और सी की तुलना में आपका सी ऑप्शन ज्यादा अच्छा है कि भारत में बैंकों की असफलता से निपटने के लिए संस्थागत प्रक्रिया नहीं है। पूरा पैसेज का जोर ही इसी बात पर आप देख सकते हैं कि आज भी हम बैंकों को बंद नहीं कर सकते। यहां पर उन्हें असफल होने की अनुमति होनी चाहिए थी। ये सब बात इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इसका आंसर होगा आपका सी। सो इसका आंसर बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावना है। हम सभी यह अनुभव करते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए फॉसिल ईंधनों को जलाना रोकना होगा। अब आप देख सकते हैं अनुवाद, फॉसिल ईंधन, जीवाश्म ईंधन नहीं, फॉसिल फ्यूल नहीं, फॉसिल ईंधन, हिंदी और इंग्लिश की खिचड़ी का एग्जाम्पल। सो फॉसिल ईंधनों को जलाना रोकना होगा, परंतु कुछ नवीकरणीय संसाधन वांछित उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए अभी भी अपनी लागत वक्रों एवं प्रवीणता वक्रों से गुजर रहे हैं। भारत सरकार 2030 तक उत्सर्जन को 33% कम करने के लक्ष्य के दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध है। 2030 तक उत्सर्जन को 33% करने के लक्ष्य से क्या है? प्रतिबद्ध है। तथा उस दिशा में उसने गैस पर आधारित अर्थव्यवस्था को एक प्रोत्साहन दिया है। क्या दिया है? प्रोत्साहन। नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश भी क्या है, परंतु व्यापारी घराने ऐसे समय में जब तकनीक अभी तैयार नहीं है, नवीकरणीय ऊर्जा में भारी निवेश करने में हिचकिचा रहे हैं। इसको देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी थोड़ा आपका चैलेंजिंग होगा, ये क्वेश्चन भी आपका चैलेंजिंग होगा। उन क्वेश्चंस में है जिनको छोड़ दें तो बेहतर है, गलत होने की संभावना अधिक रहती है। देखते हैं एक बार। उपयुक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तार्किक और तर्कसंगत निष्कर्ष निकाला जा सकता है? उत्सर्जन को 33% घटाने की भारत की प्रतिबद्धता को प्राप्त करना असंभाव्य है। एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, भारत सरकार प्रतिबद्ध है, ठीक ठाक दिशा में काम भी कर रही है। दूसरा, भारत को नवीकरणीय संसाधनों में निवेश करने के बजाय गैस का आयात करना चाहिए। यहां आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर जाना मतलब हम आयात करना नहीं, यह नहीं कि हम कतर से अपना इंपोर्ट बढ़ा लें।
और आप देख सकते हैं कि गैस का आयात करने के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। वर्तमान में जो एलपीजी क्राइसिस है उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अभी भी कतर जैसे देशों पर बहुत अधिक निर्भर हैं गैस के आयात के लिए। सो ये स्टेटमेंट आपका गलत है और आज के ज़माने में काफ़ी प्रासंगिक भी है। सी देखते हैं, नवीकरणीय संसाधनों को बहुत जल्दी बाजार में लाना महंगा हो सकता है। पैसेज में इस बात का काफ़ी जिक्र किया गया है, आप देख सकते हैं चाहे तो, कि कुछ नवीकरणीय संसाधन वांछित उत्पादन स्तर को प्राप्त करने के लिए अभी भी अपने लागत वक्रों एवं प्रवीणता वक्रों से गुजर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी भी हमारे पास टाइडल एनर्जी है, इसके अलावा जियोथर्मल एनर्जी है, ये हमारे पास एनर्जी का एक अच्छा रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन इसकी जो लागत है वो बहुत अधिक है, इसलिए यह व्यवहारिक अभी नहीं हो पाई। अभी ये विकास के चरणों में है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपकी टाइडल एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, ये आपकी व्यवहारिक हो सके, लेकिन अभी तक नहीं है। ठीक है, एक बार देखते हैं आगे क्या कह रहा है। हाँ, नवीकरणीय संसाधनों को बहुत जल्दी बाजार में लाना महंगा हो सकता है। इस बात का जिक्र ऑथर ने पैसेज में किया है। भारत को प्राकृतिक गैस की खोज में अधिक प्रयत्न करना चाहिए। भारत गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, लेकिन पैसेज में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। भारत ने गैस आधारित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन दिया है, लेकिन प्राकृतिक गैस की खोज में अधिक प्रयत्न करना चाहिए। ये इसका बेस्ट निष्कर्ष नहीं हो सकता। बेस्ट निष्कर्ष ये है कि नवीकरणीय संसाधनों को बहुत जल्दी बाजार में लाना महंगा हो सकता है। ये इसका पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट भी है जो थोड़ा टफ है, इसको देखते हैं। सरकार प्राय ऐसी तकनीक पर अक्षम एवं महंगी आर्थिक सहायता देती है जो निकट भविष्य के लिए तैयार नहीं हो सकती। अब ये थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। ज्यादा संभावना है कि आप इसको एग्जाम हॉल में गलत माने। थोड़ा एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। चूंकि मुझे आंसर पता है कि यूपीएससी ने क्या माना, तो मैं आपको कैसे भी डाइवर्ट कर सकता हूं कि ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट गलत हो सकती थी। एग्जाम हॉल में मैं इसे आज भी गलत मानूंगा, लेकिन यूपीएससी ने इसको सही माना है, तो हमें ये स्टेटमेंट सही माननी है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है कि सरकार ऐसी तकनीक पर अक्षम एवं महंगी आर्थिक सहायता देती है जो निकट भविष्य के लिए तैयार नहीं हो सकती। यहाँ पे जो तैयार नहीं हो सकती थोड़ा एक्सट्रीम है, थोड़ा एक्सट्रीम है, तो इसमें थोड़ा डाउट होता है। तो आपका एक पहला वाला क्वेश्चन और एक दूसरा क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें करने में आपको थोड़ा दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि 2030 तक उत्सर्जन में 33% कटौती की भारत की जो प्रतिबद्धता है वह गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर होगी। नहीं, गैस आधारित अर्थव्यवस्था निर्भर नहीं है। आपको पता है पहला ही जो आपका संकेत था वो था आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, सो गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर तो बिल्कुल नहीं है हम, वो तो विकास के चरणों में है। तो ये आपका गलत है, ये तो आपका गलत है। पहले को लेकर थोड़ा डाउट हो सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो केवल एक है। एग्जाम हॉल में आप डी को अगर मार्क करें तो इसमें वो नहीं है अतिशयोक्ति। ठीक है, और अगेन मैं आपसे कहूंगा कि कॉम्प्रिहेंशन में अगर 26-27 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 26 से 27 की 27 सही करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि 26 क्वेश्चन में से 22 भी क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 4 क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा स्कोर है। कोई भी आपको 26 के 26 क्वेश्चन सही नहीं बता सकता। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार कि जीनोम संपादन जीनोम रूपांतरण से भिन्न है। एक बार इंग्लिश में देख लीजिएगा कि जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जीनोम मॉडिफिकेशन। जीनोम संपादन विशेष रूप से पादप जीनोम के उस भाग का पता लगाने से संबंधित है जिसको परिवर्तित किया जा सके, जिसमें रोग की भेद्यता कम की जा सके या कुछ शाकनशियों के विरुद्ध प्रतिरोधी बनाया जा सके या उत्पादकता बढ़ाई जा सके। इसका मतलब जीनोम संपादन के अब तक जितने लाभ हैं सारे बताए गए हैं। शोधकर्ता जीनोम का विच्छेदन करने के लिए आणविक कैंची मॉलिक्यूलर सीजर, आपने जीएस में पढ़ा होगा, का उपयोग करते हैं और इसकी मरम्मत करते हैं, जो कि पादपों में होने वाली वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पादप रोगों के आक्रमणों के अधीन होने पर नए उत्परिवर्तनों को उत्पन्न कर सकती है, जो कि उसे पादप को भविष्य में होने वाले आक्रमणों से बचे रहने में सक्षम बनाता है। अब जबकि प्रयोगशालाओं में पादप जीनोम का विस्तार से परीक्षण करना संभव है, प्रयोगशालाओं में पादप जीनोम का विस्तार से परीक्षण करना संभव है और संगत जीनों को सुस्पष्ट रूप से परिवर्तित करने की क्रियाविधि का सृजन किया जा सकता है। इस विकास प्रक्रिया को प्रभावी रूप से तेजी लाई जा सकती है। सो काफी पोटेंशियल हैं जीनोम संपादन के, काफी बेनिफिट्स बताए गए हैं। जो स्ट्रेटजी हम जनरल स्टडीज पेपर 1 प्रीलिम्स में करते हैं, ज्यादातर आप देखते हैं साइंस एंड टेक में हम किस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसके जो पोटेंशियल है उसको सही मानते हैं अधिकांश केसों में। तो यहाँ पर भी हम सीसेट में वही स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्योंकि इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में तुरंत कोई बिंब बन जाए
ये थोड़ा पॉसिबल नहीं है, विशेषकर अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो। ठीक है, सो एक बार जो हम जीएस में जो हम तरकीब अपनाते हैं उसी को हम यहाँ फॉलो करेंगे। एक बार देखते हैं। जीनोम संपादन में एक पादप से दूसरे पर जीनों की स्थानांतरण की आवश्यकता नहीं है, नई तकनीक है। इसका मतलब यह है कि कुछ बेनिफिट्स होंगे इसके, बहुत सारी चीजें जो पहले चाहिए होती थी अब आपकी जरूरत नहीं है, तो एक पॉसिबिलिटी है, इसको मैं सही मानूंगा। ठीक है, मैं एग्जाम हॉल की बात कर रहा हूँ, एग्जाम हॉल में भी मैं इसको सही मानता। दूसरा, जीनोम संपादन के द्वारा चुनी गई जीनों को सही रूप में एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। एक तो है किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, जिससे पौधों को पर्यावरण तत्वों के साथ अनुकूलित होने में सहायता मिलती है। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी हैं। पूरे पैसेज में भर भर के इसकी जो संभावना है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, जीनोम संपादन के सबसे पहले बेनिफिट्स, उसके भविष्य में संभावनाओं को बताया गया है। तो इसमें आप 1 और 2 को सही मान सकते हैं। और तीसरा यह है कि इसमें पूर्व धारणाएं हैं। तो ये तीनों ही फैक्टर्स इसके लिए आपको ए और बी दोनों को सही मानने के लिए प्रेरित करेंगे। पैसेज थोड़ा टफ है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, सिर्फ और सिर्फ जीएस वाला अपना नॉलेज है उसका अप्लाई करें, तो ये पैसेज बन सकता है। ये क्वेश्चन देखिए अब, कि बहुत से लोग ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वास्थ्य का संबंध ठोस कचरे के ढेर के परिणाम के रूप में समझते हैं, जो मक्खियों और कीड़े मकोड़ों का घर बनते हैं। किंतु एक दूसरा पक्ष भी है जिसे सही रूप में समझा नहीं जाता कि क्या परिणाम होता है कि जब अवैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ ही जल निकास व्यवस्था खराब होती है और असंसाधित मल जल को बारिश के पानी ले जाने वाले नालों में छोड़ दिया जाता है। मतलब हमारा जो अपशिष्ट प्रबंधन है वो बहुत ही बिखरा पड़ा है। जब हम वन वाटर अप्रोच की बात करते हैं, वन हेल्थ अप्रोच की बात करते हैं, तो हम वन वेस्ट ट्रीटमेंट की बात भी करेंगे। ठीक है, उसका परिणाम होता है नालों का अवरुद्ध हो जाना, जिनमें रुका हुआ पानी भरा रहता है, मच्छर पैदा होते हैं, जल जनित रोग फैलते हैं। एक बार इसका देखते हैं सर्वोत्तम संदेश, क्रांतिक संदेश। भारत में जल निकासी तंत्र बारिश के पानी एवं मल जल के लिए अलग अलग नहीं है, ये बात सही है। ये समस्या है, क्वेश्चन की समस्या ही यही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अच्छा आंसर वो है जो समस्या के साथ साथ समाधान भी देता है। ठीक है, बशर्ते कि समाधान पैसेज में नहीं भी लिखा हो, तो भी अगर कोई पैसेज में समाधान साथ में दिया गया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। अब देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, वैसे इसको हम वेट एंड वॉच में रखेंगे। बी कह रहा है कि आपका शहरी स्थानीय निकायों के पास अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन और विधायी शक्तियां नहीं है। ऐसा कहीं इस बात का जिक्र नहीं है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को जल निकासी और मल जल निकासी तंत्र के अनुरक्षण के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं ऑथर इंटीग्रेटेड अप्रोच की बात कर रहे हैं कि हम अलग अलग जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसको हम इंटीग्रेट करें। सो ये ऑप्शन ए की तुलना में ज़्यादा सही है, क्योंकि ए सिर्फ और सिर्फ समस्या पर फोकस कर रहा है, जबकि सी समस्या के साथ साथ समाधान पर फोकस कर रहा है। तो एक बार देखते हैं इसको। हमारी नगर पालिकाओं द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं मल जल प्रणालियों का खराब प्रबंधन हमारे शहरों में पेयजल की कमी के लिए जिम्मेदार है। पेयजल की कमी के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है, अब चाहें तो देख सकते हैं एक बार। हाँ, आपका डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। पूरे पैसेज में आपकी एकीकृत अप्रोच की बात की गई है कि किस तरह आप जो अलग अलग अपशिष्ट प्रबंधन है उसको आप इंटीग्रेट कीजिए। पैसेज की शुरुआत में ही जिक्र है कि किस तरह हम अपशिष्ट प्रबंधन को सिर्फ एक आयामी नजरिए से देखते हैं, जबकि वो काफी बृहत अवधारणा है। ये क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। संविधान के भाग 3 में जो जनसाधारण को कुछ मौलिक अधिकारों के प्रति आश्वस्त करता है, अनुच्छेद 45 उद्घोषणा करता है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा। लेकिन जिस बात पर लोग प्राय ध्यान नहीं देते वह इस उद्घोषणा का इन शब्दों वाला उपसर्ग कि लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य और इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए। आप जब भी कोई भी मौलिक अधिकार की बात करते हैं
सो हर एक मौलिक अधिकारों में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। कुछ ही मौलिक अधिकार हैं जिनमें कोई अपवाद नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन, उसमें कोई अपवाद नहीं है। लेकिन अधिकांश मौलिक अधिकारों में बहुत सारे अपवाद हैं। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आर्टिकल आपका 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें बहुत सारे अपवाद हैं जो उसी आर्टिकल में दे रखे हैं। ठीक है, यही बात आर्टिकल 25 के संदर्भ में भी सही है। आगे देखते हैं, यह उपसर्ग और ऑथर बात कर रहा है कि अक्सर हम आर्टिकल 25 की जब हम बात करते हैं तो जो उसका अपवाद है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी बात नहीं करते। यह उपसर्ग किसी समुदाय के धार्मिक आचरण के वैधानिक संरक्षण की पूर्व शर्त निर्धारित करता है। जो संरक्षण देता है उसकी शर्तें भी हैं कुछ, वो शर्त रहित नहीं है। आपको जो वैधानिक संरक्षण मिलता है, आपको जो अधिकार मिलते हैं, वो शर्त रहित नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 25 की इस प्रारंभिक शर्त के अंतिम शब्द वस्तुतः एक अधीनस्थ खंड की संरचना करते हैं, जिनके अनुसार भाग 3 में वर्णित अन्य मौलिक अधिकारों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के ऊपर प्रधानता मिलती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या लिख रहा है कि अनुच्छेद 25 की इस प्रारंभिक शर्त के अंतिम शब्द वस्तुतः एक अधीनस्थ खंड की संरचना करते हैं, जिसके अनुसार भाग 3 में वर्णित अन्य मौलिक अधिकार, जो अन्य मौलिक अधिकार हैं उसको धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के ऊपर प्रधानता मिलती है। जो अन्य मौलिक अधिकार हैं, चाहे समानता का अधिकार हो, चाहे अभिव्यक्ति का अधिकार हो, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार हो, तो उनको आपके धार्मिक जो अधिकार हैं आर्टिकल 25 उसके ऊपर वरीयता मिलती है। उन अन्य मौलिक अधिकारों में विधि के समक्ष समता का अधिकार, स्वयं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार है। विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 14 में, जिनका प्रारंभ में ही आश्वासन है तथा बाद के अनुच्छेदों में इस अर्थ के साथ विस्तार है कि अन्य बातों के साथ राज्य किसी भी व्यक्तियों के समूह को केवल धर्म के आधार पर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपने शायद पढ़ा होगा जीएस में कि जो सेक्युलर वर्ड है, धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, वो सबसे पहली बार 42 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू प्रीएम्बल में जोड़ा गया था। आप सभी ने इस बात को पढ़ा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जो सेक्युलर वर्ड है वो 42 अमेंडमेंट से भी पहले जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मौजूद है। आप चाहें तो बेयर एक्ट को देख सकते हैं। बेयर एक्ट में अगर आप देखें तो आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए में सेक्युलर वर्ड का यूज हुआ है। हालांकि वहां सेक्युलर का जो अर्थ है वह लौकिक गतिविधियों के संदर्भ में हुआ है। जो 42 जो अमेंडमेंट एक्ट में जो सेक्युलर है वो अलग सेंस में यूज हुआ है। दोनों के सेंस अलग अलग हैं, लेकिन हाँ सेक्युलर वर्ड पहले से ही हमारे संविधान में था। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं आर्टिकल 25 क्लॉज 2 सब क्लॉज ए। तो एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं अगेन। क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त परिच्छेद का सर्वाधिक तार्किक निष्कर्ष क्या है? राज्य नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ऑथर ने इतना सब कुछ बताया कि इतनी सारी आपकी जो हैं प्रतिबंध हैं किसी भी अधिकार पर, ये आपके प्रतिबंध हैं। कोई भी अधिकार इन प्रतिबंधों के अधीन है। उन्हीं प्रतिबंधों के आधार पर आप राज्य भी धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, सो राज्य नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट गलत है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका सबरीमाला विवाद आप देख सकते हैं, 3 तलाक वाला विवाद देख सकते हैं। तो इन सब में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है। राज्य भी हस्तक्षेप कर सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, सो राज्य के पास ये पावर है। भी देखते हैं, संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। हाँ, ये बात सही है कि संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, ये बिल्कुल फैक्ट है। पूरे पैसेज को पढ़ने का जो मूल सहारा है वो ऑथर ये बताता है कि जो आपका जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो निरपेक्ष नहीं है। राज्य युक्त प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। सो ये स्टेटमेंट सही है अभी के लिए। एक बार और पढ़ते हैं सी और डी को, फिर हम अपना निष्कर्ष निकालेंगे। सी कह रहा है कि नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकारों के दायरे में नहीं आती। अब इसे पढ़ने के लिए तो आपको पैसेज की जरूरत ही नहीं है। आर्टिकल 25 से 28 आपके मौलिक अधिकार के ही भाग हैं। ठीक है, डी किसी भी समुदाय के धार्मिक आचरण राज्य के कानूनों से प्रतिरक्षित हैं। अच्छा, पहली स्टेटमेंट में ये जो है बी का बिल्कुल उल्टा है। बी कह रहा है कि संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता में राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, जबकि इसका उल्टा क्या है डी कि किसी भी समुदाय के धार्मिक आचरण राज्य के कानूनों से प्रतिरक्षित हैं।
नहीं, डी आपका ऑप्शन गलत हो गया। इसका सही आंसर है आपका बी। आई होप आपको 2020 के कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 कॉम्प्रिहेंशन ऐसे हैं मतलब जिन्हें सॉल्व करने में जरूर आपको कठिनाई हो सकती है। यूपीएससी के जो आंसर की हैं और मेरा जो मानना है उसमें अंतर्विरोध हो सकता है। ठीक है, आप देखेंगे कि जब आंसर की आती है कोई भी, तो उसमें जो अलग अलग कोचिंग की आंसर की है और यूपीएससी की जो आंसर की है उसमें भी डिफरेंस होता है। डिफरेंस का कारण हमारी अक्षमता नहीं है, उसका कारण है सब्जेक्टिविटी, जो इस पेपर के साथ अनिवार्य रूप से जुड़ती है। ठीक है, सो आप उन अपवादों को नज़रअंदाज करते हुए जो जनरल ट्रेंड है उसके साथ जाएंगे। कोशिश कीजिए कि आपके 26-27 कॉम्प्रिहेंशन में कम से कम 22-23 कॉम्प्रिहेंशन सही हों, वो भी एक न्यूनतम टाइम में। कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 50 मिनट से लेके 1 घंटा के भीतर सारे कॉम्प्रिहेंशन को 85 से 90% की एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कीजिए। चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।